भाई, आजकल काफी व्यस्त दिखते हो। हाँ भाई, मैंने फूड प्रोसेसिंग का अपना काम शुरू किया है। वो कैसे? प्रधानमंत्री एफएमई योजना की मदद से, जिससे मुझे मिला 35% सब्सिडी वाला सस्ता लोन और तकनीकी सहायता भी। मैंने अपने साथ गांव के कई किसानों को भी जोड़ लिया है। सच में सबका विकास की प्रधानमंत्री जी की ऐसी ही सोच से हम सबको मिल रही है मदद और अवसर। वाह भाई, मैं भी इस योजना का लाभ लेना चाहता हूँ। तो आज ही पीएमएफएमई पोर्टल pmfme.mofpi.gov.in पर आवेदन करो। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आज के सेशन में, जो कि है पीएमएफएमई अवेयरनेस सेशन। पीएमएफएमई के बारे में, पीएमएफएमई स्कीम के बारे में जागरूक करने के लिए आप सभी के लिए ये सेशन किया जा रहा है गुजरात स्टेट के लिए। और ये सेशन गुजराती और हिंदी मिक्स लैंग्वेज में होगा। ऑल्दो सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से माफी चाहती हूँ कि मुझे गुजराती नहीं आती है, बट मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी हिंदी समझ आएगी। So on behalf of NIFTM Kundli, that is National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, which comes under Ministry of Food Processing Industries, Government of India, मिनिस्ट्री के अंडर ये संस्थान आती है निफ्टम कुंडली। निफ्टम कुंडली की पीएमयू डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आप सभी का इस सेशन में स्वागत करती हूँ। मैं मीनाक्षी चौधरी आज आपकी होस्ट हूँ इस सेशन के लिए। ऑल्सो आई एम अ पार्ट ऑफ पीएमएफएमई पीएमयू निफ्टम कुंडली। इस सेशन में आप सभी को काफी चीजें सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी और बताई जाएंगी, जिसमें हमारे एस्टीम्ड स्पीकर डॉक्टर संजू शर्मा, जो कि एसएनए गुजरात से हैं, वह आप सभी को काफी सारी चीजें बताएंगे, जैसे कि पीएमएफएमई स्कीम के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, इसमें क्या क्या सुविधाएं आपको मिल सकती है, क्या क्या लाभ आप उठा सकते हैं। उसी के ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किस किस डॉक्यूमेंटेशन की आपको जरूरत पड़ेगी, आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज अ इंडिविजुअल या फिर एज अ ग्रुप एप्लीकेंट, आपको काफी सारी चीजें इसके बारे में बताई जाएगी। ऑल्सो आप सभी से कॉन्टैक्ट पॉइंट शेयर किए जाएंगे, संपर्क के लिए काफी सारे पॉइंट शेयर किए जाएंगे, सो दैट आपको अगर कहीं पे भी कभी भी पीएमएफएमई स्कीम को अप्लाई करते समय या फिर उसके पूरे प्रोसेस में, फॉर एन एग्जाम्पल आपने लोन के लिए अप्लाई किया है बट काफी समय से आपका लोन सैंक्शन नहीं हो रहा है, और आपको किसी चीज में, टेक्निकल चीजों में हेल्प चाहिए बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किससे संपर्क करना चाहिए, तो आपसे वह सभी संपर्क मीडियम शेयर किए जाएंगे, हेल्पलाइन नंबर शेयर किए जाएंगे, जिनके थ्रू आप अपने जो भी डाउट्स है या फिर जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप वो उनसे संपर्क करके रिजॉल्व कर सके। तो आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं पीएमएफएमई स्कीम के बारे में बहुत छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगी। बहुत संक्षिप्त में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। पीएमएफएमई स्कीम भारत आत्मनिर्भर अभियान के तहत भारत सरकार ने सभी राज्य, स्टेट्स और यूटीज के साथ में मिलके कोविड के समय में 2020 में ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम शुरू की थी। और इस स्कीम का मेन एम जो था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो यही था कि इस स्कीम से जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लघु उद्यमी हैं, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर जिनका ऑलरेडी व्यवसाय है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उन सभी को अपग्रेड करने का ऑप्शन मिले, उन सभी को एक स्तर ऊंचा किया जा सके, और जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू नहीं किया है, जिनका लघु उद्यम शुरू नहीं हुआ है, वो अपना शुरू कर सके। वो एसएचजीज भी हो सकते हैं, वो एफपीओज भी हो सकते हैं, वो फार्मर्स भी हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल स्टार्टअप्स के छोटे छोटे ओनर्स भी हो सकते हैं। वो कई सारे लोग हो सकते हैं जो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम का जो मेजर फोकस है वो इनिशियली ओडीओपी के लिए था, दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट एक डिस्ट्रिक्ट। यह
अब एग्जिस्टिंग में नहीं इसको इतना महत्व दिया जाता है, क्योंकि पीएमएफएमई स्कीम की रिवाइज गाइडलाइंस आ चुकी हैं, जिसमें अगर आप आपके डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोडक्ट अप्रूव्ड है मिनिस्ट्री की तरफ से, अगर आप उसके लिए काम नहीं करना चाहते हैं, आप किसी और चीज पे काम करना चाहते हैं, तो उसके थ्रू भी आप पीएमएफएमई स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। यह स्कीम फाइनेंशियली, टेक्निकली और आपको ओवरऑल कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मार्केटिंग, ब्रांडिंग के लिए किस तरीके से सपोर्ट देती है, ये सारी चीजें आपको आज हमारे स्पीकर इस सेशन में बताएंगे। आप सभी का मैं इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सेशन से बहुत कुछ सीख के जाएंगे, जो आप अपने आगे, अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में उसका लाभ उठा सकें, उसको एक स्तर ऊंचा ले जा सके और भारत निर्भर अभियान में कंट्रीब्यूट कर सके। ऑल्सो आप ही लोगों के साथ में मैं वेलकम करना चाहूंगी विजय रावत जी का, जो कि है नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी से। यह सेशन पीएमएफएमई अवेयरनेस सेशन जो गुजरात स्टेट के लिए हो रहा है, ये निफ्टम कुंडली ऑर्गेनाइज करी है इन कोऑर्डिनेशन विद एनपीएमए। वेरी वार्म वेलकम विजय रावत जी, and thank you for joining this session. Thank you, ma'am. Thanks, ma'am. जी, नेक्स्ट मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे जो स्पीकर हमसे जुड़े हुए हैं उनका स्वागत करती हूँ इस सेशन में, और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस सेशन की शुरुआत करें और सभी लोगों को पीएमएफएमई स्कीम के बारे में जितनी भी जानकारी है वो प्रदान करें। थैंक यू। थैंक्स मीनाक्षी, थैंक्स विजय जी कि ये एक सेशन आप लोगों ने ऐसा अरेंज किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं एफपीओ से और सीपीबीओ से, उन सबका भी मैं वेलकम करती हूँ। एंड इनमें से आई थिंक काफी सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग गुजरात एग्रो के साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं, और मेरे साथ ही मेरी यहाँ की जो एक टीम है, जो एफपीओ सेल बना हुआ है, जो यहाँ एफपीओ को देखते हैं, जितने भी 100 एफपीओ गुजरात एग्रो ने बनाए हैं, वो पूरी टीम भी यहाँ अवेलेबल है। ताकि इन फ्यूचर पीएमएफएमई से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेरी हो किसी भी एफपीओ को, तो हमारी ये पूरी टीम भी उनकी हेल्प कर सकती है एंड फर्दर उनको अवेयरनेस भी कर सकती है। तो जैसे बताया कि ये वाला एक पर्टिकुलर सेशन है जिसके अंदर हम लोग, क्योंकि नाबार्ड, एसएफएसी और एनसीडीसी के एफपीओ को नहीं इस स्कीम के लिए अवेयर कर पाए थे, तो इस सेशन के थ्रू आई थिंक हम लोग उन सबको भी अवेयर कर पाएंगे। सो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन जितने भी हमारे सीबीबीओ मेंबर जुड़े हुए हैं, एफपीओ मेंबर जुड़े हुए हैं, उन सब से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग अभी पहले एक बार प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद में आप लोग क्या करना, अपना जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आप अपने पास रखिए। अपन लास्ट के अंदर पूरा डिटेल के अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। दूसरी चीज ये मैं बता दूं कि पूरा प्रेजेंटेशन आपका गुजराती के अंदर है, और मैं हो सकता है प्रेजेंट हिंदी में ही करूंगी, लेकिन आप जो भी गुजराती में बोलेंगे उसके लिए हम आपको उसी हिसाब से रिप्लाई भी करेंगे। जितने क्वेश्चंस आपके आएंगे उन सबका जो सॉल्यूशन है वो आज हम पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। प्लस जैसा मीनाक्षी जी ने बताया कि कॉन्टेक्ट डिटेल्स इस स्कीम के रिगार्डिंग, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, एक कॉन्टेक्ट पर्सन, एक नंबर, इवन गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज की तरफ से कॉन्टेक्ट नंबर, वो सारी चीजें भी हम आपको इसके साथ में शेयर करेंगे। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग पहले प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। थैंक यू मैम। ऑल्सो मैं पार्टिसिपेंट को ये भी बताना चाहूंगी कि जैसा कि मैम आपको स्कीम के बारे में जैसे जैसे आगे समझाती जाएगी, अगर सेशन के बीच में आपके कोई भी सवाल होते हैं तो आप अपने सवाल चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज सेशन के अंत में आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आप सबकी स्क्रीन पे एक हैंड का साइन आ रहा होगा, हाथ का साइन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आपके माइक को अनम्यूट किया जाएगा और आप डायरेक्टली अपने सवाल को हमारे स्पीकर से हिंदी या गुजराती भाषा में पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो पहले थोड़ा ब्रीफिंग इस स्कीम का दे देते हैं। जैसे मीनाक्षी जी ने भी ऑलरेडी थोड़ा ब्रीफिंग किया था, तो सेम चीज है कि स्कीम जो है वो हमारा आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर लॉन्च हुआ था। और उस वक्त सबसे बड़ा इश्यू क्या हुआ था कि सडनली जब कोरोना आया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को एकदम से बंद हुई थी, और
उसके बाद होने में क्या हुआ था कि उनका जो भी प्रोडक्ट बना हुआ था वो उसी वक्त खराब हो गया था। उसको क्योंकि सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, हम उसको सेव नहीं कर पाए थे, तो उसमें जो छोटे छोटे हमारे काम करते उन लोगों का काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो हम उनको कैसे सपोर्ट करें, उसी को देखते हुए ये स्कीम को लॉन्च किया। और इसमें हम लोगों का जो मेन टारगेट होते हैं वो यही है कि जो ऐसे छोटे छोटे जो जो जैसे लेडीज घरों से बना रही है अचार पापड़ खाखरा, जैसे अपने गुजरात के अंदर तो है कि हर घर के अंदर आप देखेंगे तो अचार बनाने का, खाखरे का, पापड़ का, दूसरी जो अपने नमकीन है उनका, ये हर एक जगह पे आप देखेंगे तो एक क्लस्टर बने हुए रहते हैं, वहां से बनते हैं। हम लोग भी कोशिश वही करते हैं कि हम उन्हीं से जाके परचेज करें। तो उन लोगों को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है कि जिसके बेस पे कोई बैंक उनको आके सपोर्ट करे, क्योंकि वो अनफॉर्मलाइज्ड है, उनको कोई भी बैंक जल्दी से लोन नहीं देगा, कहीं पे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो उसी चीज को ध्यान में रख के इस स्कीम को लॉन्च किया था। और इस स्कीम में हम यही कोशिश करते हैं कि कैसे हम ऐसे सारे जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसे जो दूर से काम कर रहे हैं, घर छत काम जो बोल रहे हैं, उन लोगों को हम कैसे इसमें सपोर्ट करें। तो स्कीम 2020-21 में लॉन्च हुई थी, अभी थर्ड ईयर चल रहा है स्कीम का, और अभी नेक्स्ट 2 ईयर के लिए और ये स्कीम है। तो इसके अंदर हमें टोटल 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को सब्सिडी प्रोवाइड करना है। तो अभी जो है अपना गुजरात है, गुजरात में भी हमें काफी अच्छे टारगेट दिए गए हैं। 8,500 लोगों को हम लोगों को ये स्कीम का लाभ दिलवाना है। इस स्कीम के अंदर हम काफी तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे अभी बताया कि सब्सिडी तो हम देते ही हैं, सब्सिडी के अलावा भी इसमें हम दूसरे और बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। वो भी मैं आगे 1 बाय 1 आपके साथ में डिस्कशन करती हूँ। तो जैसे पहला है व्यक्तिगत सहाय। व्यक्तिगत सहाय मतलब आप जैसे एफपीयू के लोग हमारे साथ जुड़े हुए, तो एफपीयू में तो एक ग्रुप ऑफ फार्मर मेंबर्स आ गए, तो हम लोग या फिर एसएसजी के लोग हैं या कोऑपरेटिव है, वो एक ग्रुप हो गया। हम इनको तो सहायता देते ही देते हैं, लेकिन अगर आपके एफपीयू से कोई इंडिविजुअल मेंबर भी सहायता लेना चाह रहा है, इसका बेनिफिट लेना चाह रहा है, तो हम उसको भी सपोर्ट करते हैं इस स्कीम के थ्रू। उसके बाद में है कि जैसे आप एफपीओ में आपके साथ लेडीज आपके एफपीओ की मेंबर्स हो सकती हैं, तो जो लेडीज है, महिलाएं हैं, वो लोग कहीं ना कहीं एसएसजी के साथ जुड़ी हुई रहती है, तो हम उनको भी इसमें एक सीड कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। वो एक हमारा दूसरी सहायता इसमें आ गई है। तीसरा हो गया है कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है कि जैसे एफपीओ है, कोऑपरेटिव है या एसएसजी है, इन लोगों को लगता है कि नहीं, हमें कोई एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, बनाना है, जो कि हमारे सारे जो 300-400 लोग हैं, फार्मर मेंबर है, उनको काम में आएगा। तो वो भी इस स्कीम के अंदर हम कवर कर रहे हैं। उसके बाद में आता है ट्रेनिंग। जैसे आज हम आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, एक ब्रीफिंग दे रहे हैं, जस्ट हम आज स्कीम के बारे में बता रहे हैं। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इस स्कीम का पार्ट बनता है, जिसने इस स्कीम के अंदर ज्वाइन हुए हैं, अभी उनको चाहे सब्सिडी मिले या नहीं मिले, हम उन लोगों को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उस ट्रेनिंग के अंदर कैसे बिजनेस को बनाना है, कैसे आपका अगर प्रोडक्ट है उसको अगर आप चेंज करके कुछ नया उसमें मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे, वो पूरी ट्रेनिंग भी इस स्कीम में प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद एक आता है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्कीम का खुद का नाम है माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। माइक्रो मतलब कि ऐसे छोटे छोटे उद्योग जिनके पास की कहीं एक कोई अपना ब्रांड नेम को मार्केट करने की फैसिलिटी नहीं है। तो जब हम उनसे बात करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि अभी मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे एक आसपास का मार्केट मिला हुआ है, अगर मैं इस काम को बढ़ाऊंगा और मुझे मार्केट नहीं मिला तो क्या, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठना होता है। उस वजह से वो लोग अपने जो भी उन्होंने स्टार्टअप किया हुआ है उसको वो एक्सपेंशन में नहीं ले जाना चाहते हैं, या मैं ये कहूँ कि वो उसको फिर फॉर्मलाइज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि आगे मैं कैसे करूंगा। इसीलिए इसके अंदर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का एक कंपोनेंट है, जिसमें हम सपोर्ट करते हैं कि वो अपनी अगर कोई ब्रांड बना रहे हैं तो उसके लिए भी अगर उनका जो भी सब्सिडी अमाउंट होता है वो कैसे उसमें ब्रांड के अंदर हम उसको कैसे सपोर्ट करें। तो नेक्स्ट आगे बढ़े। अगर
तो अभी मैं ये बता रही हूँ, अभी ये जो आपको सामने पोर्टल दिख रहा है उसके अंदर हम जो सब्सिडी की बात कर रहे हैं प्लस जो हम बात कर रहे हैं कि फ्लो चार्ट, तो ये पूरा का पूरा जो है वो इंडिविजुअल के लिए है, मतलब एफपीओ नहीं, इंडिविजुअल पर्सन जो आपके एफपीओ के इंडिविजुअल फार्मर मेंबर्स हैं उनके लिए है। तो सबसे पहले कि अगर वो कोई भी छोटा यूनिट लगाना चाहते हैं तो उनको 10 लाख तक की मैक्सिमम सब्सिडी और 35% तक का, तो ये इनको सब्सिडी मिलता है कि अपना जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 35% और 10 लाख इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा हम उसको प्रोवाइड करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, बट हाँ उसका खुद का 10% कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब अगर आप एक यूनिट लगाना चाह रहे हैं, आपका यूनिट 10 लाख का यूनिट है, तो आप उसमें से 1 लाख रुपए अपनी तरफ से लगाना होगा, 9 लाख रुपए का आपका बैंक लोन हो जाएगा। उसी 9 लाख में से आपका 35% जो है वो 3.5 लाख रुपए वो आपका सब्सिडी बन जाएगा, और बाकी का जो बचता है उसके ऊपर आपका लोन की किस्त बन जाएगी। तो ये 10% कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी तरफ से देना कंपल्सरी है। अगर आप 10% कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देते हैं तो आप इस स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और पूरी की पूरी जो स्कीम है वो ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर है। MOFA का ऑनलाइन पोर्टल है जिसके ऊपर आप जाते हैं तो इस स्कीम के लिए पूरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो कैसे कैसे आगे जाएगा उसके लिए हमने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिखाया है आपको, कि सबसे पहले जो भी पर्सन है वो आके और रजिस्ट्रेशन करेगा MOFA के पोर्टल पे। वो चीज भी मैं अभी बताऊंगी नेक्स्ट ये प्रेजेंटेशन के तुरंत बाद में। जैसे ही वो एप्लीकेशन से फॉर एग्जांपल मान लो कि वडोदरा से कोई पर्सन है, उसने अपना इंटरेस्ट है उसको वो MOFA के पोर्टल पे गया, उसने PMFME में रजिस्ट्रेशन किया। जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करेगा, वडोदरा के अंदर हमारे यहाँ से रखे हुए जितने भी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन वो पर्सन है जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में है, और उसका काम ये है कि जिसको भी इस स्कीम का लाभ लेना है उसको वो पहले दिन से लेके सब्सिडी दिलवाना और उसकी यूनिट को फॉर्मलाइज कराने तक वो पूरा का पूरा हेल्प करेगा, हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो वडोदरा तक जैसे ही आपने एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया, वडोदरा के डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन को ऑटोमेटिकली मेल चला जाता है कि वडोदरा से किसी ने रजिस्ट्रेशन किया है। वो उसको कॉल करेगा, कॉल करके उससे पूरी इंफॉर्मेशन देगा कि आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एंड उसके डॉक्यूमेंट चेक करेगा। उसके बाद में वो जब पूरा डॉक्यूमेंट चेक करके DPR बना देगा एंड सेटिस्फाई होगा कि हाँ यस आपकी एप्लीकेशन एकदम ओके है, तो वो एप्लीकेशन को रिफंड करके आपके जैसे गुजरात के अंदर जो बागायत खाता की कचहरी है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल पॉइंट है। इस आपको PMFME स्कीम के रिगार्डिंग अगर कुछ भी नॉलेज चाहिए, आपका कुछ आपको लगता है कि मुझे जानकारी लेनी है या फिर मेरे को कैसे अप्लाई करना है, मेरी एप्लीकेशन कहाँ पेंडिंग है, आप पोर्टल पे नहीं देख रहे हैं, तो आप बागायत खाता की कचहरी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू कहीं भी जाती है हॉर्टिकल्चर बागायत खाता की कचहरी में, वहां चेयरमैनशिप की कलेक्टर सर जो है उसके चेयरमैन है, उसकी अध्यक्षता में आपकी एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करके वो लोग अप्रूवल करते हैं, आपकी एप्लीकेशन बैंक में चली जाती है। तो ये है एक फ्लो चार्ट जिसमें हम ये बता रहे हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ पे आगे जाएगा। इंडिविजुअल के केस के लिए बता रही हूँ, जो खाली आपके जो फार्मर्स हैं उनके लिए अभी है, क्योंकि माइक्रो है और सभी लोगों को एक बहुत बड़ा जैसे बैंक की नाम आती, बैंक का नाम आता है, सबको ऐसा लगता है कि नहीं हमें बहुत सारे पेपर वर्क करना पड़ेगा, बैंक हमें लोन नहीं प्रोवाइड करेगा, हमारे पास कुछ बेसिक है नहीं चीजें। तो आप ये जैसे दिखा रहे हैं, आपको मैं सामने दिखाई रही हूँ कि इस स्कीम के अंदर पेपर वर्क काफी कम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत कम है। सिंपल इतना है कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, एक परिवार में से सिर्फ एक ही आदमी को इस स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है, और जैसे मैंने पहले बताया कि 10% कॉन्ट्रीब्यूशन आपको होना चाहिए इसके अंदर। आपकी जो भी जमीन की कीमत है वो इस जो आपका प्रोजेक्ट बनेगा उस प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होगा। उसके अलावा कई लोगों को ऐसा रहता है कि मेरी तो एग्रीकल्चर जमीन है, मुझे NA नहीं करवाना,
तो उस केस के अंदर आप ये कर सकते हैं कि आपको एमए नहीं करवाना है, कोई बात नहीं, आप अपने ही गांव के अंदर कहीं दूसरी जगह पे कोई एक शेड या एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसके अंदर कहीं पे आप एक जगह रेंट पे ले सकते हैं 3 साल के लिए कम से कम, और वो रेंट एग्रीमेंट जो भाड़ा करार है उसको आप उसमें हम एलिजिबल करते हैं। तो आपके यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे सामने जितने भी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, बहुत ही ज्यादा डॉक्यूमेंट मांगे ही नहीं गए हैं, बहुत बेसिक बेसिक आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें दिए हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कहीं कोई भी इशू आएगा। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कहाँ कहाँ आपकी एप्लीकेशन जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी ने एप्लीकेशन की और वो तुरंत कॉल करना शुरू कर देते हैं कि हमारी सब्सिडी कहाँ पे आएगी। एक चीज इसमें क्लियर कर दूं कि पीएमएफएमई स्कीम में जब आप अप्लाई करते हैं उस दिन से आपके पास में मैसेज एंड ईमेल दोनों चीजें आती है कि आपकी एप्लीकेशन इस वक्त कहाँ पे है। अगर डॉक्यूमेंट कम है वो भी आपके पास में मेल आएगा कि आपके डॉक्यूमेंट कम है, तो डीआरपी आपको हेल्प करके वो डॉक्यूमेंट आपके फिर से अपलोड करवा देता है। आपकी एप्लीकेशन अगर बैंक लेवल पे पेंडिंग है किसी वजह से, तो भी आपके पास मेल आता है कि आपकी एप्लीकेशन बैंक पे है। तो ये इस तरह से एक फ्लो चार्ट है जिसके अंदर आपको ये पता चलता है कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ से होते हुए फाइनल आपको सब्सिडी मिलने वाली है। अभी आ जाइए एफपीओ, मेन मेजर आपका यही है कि एफपीओ के लिए, तो इसमें हम आपको बता दें कि से वही है जो भी जूथ है एफपीओ, एसएसजी और कोऑपरेटिव्स तीनों के लिए इसके अंदर 35% सब्सिडी है, बट इसमें कैप रखा हुआ है 3 करोड़। मीन्स आप एक 10 करोड़ तक के जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपके एफपीओ अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, बड़ी यूनिट लगाना चाहते हैं, तो वो सभी जो यूनिट है वो इस पीएमएफएमई स्कीम में एलिजिबल है। आप लोग 3 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी इसके अंदर ले सकते हैं, या फिर 35% जो मैक्सिमम होगा वो इसके अंदर एलिजिबल हो जाएगा। इसमें भी आपके जो जूथ है उसके मीनाक्षी जी, मेरे ख्याल से जो इनके क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं वो मैं इसका लास्ट में उसमें डिस्कशन भी हो जाएगा। जी मैम, सारे क्वेश्चंस सेशन के एंड में लेंगे। तो जो ग्रुप एप्लीकेशन है तो उसके अंदर जैसा पहले इन्होंने मीनाक्षी जी ने भी बताया था ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, पहले उसी को ही हमने रखा हुआ था, लेकिन हमने कुछ चीजों को प्रीफर कर दिया। मतलब जरूरी नहीं है कि आपका उस डिस्ट्रिक्ट का ही प्रोडक्ट होना चाहिए, आप जो भी बना रहे हैं, एग्जिस्टिंग है जो भी बना रहे हैं, अगर नया यूनिट लगाना है, आपको लग रहा है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट का जो है ओडीओपी तो था ये केला बनाना, लेकिन आप बनाना चाहते हैं पोटैटो पे, है ना, तो भी आप कर सकते हैं। तो अभी वो उस चक्कर में नहीं पड़ना है कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। आप जो भी फूड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, नई यूनिट लगाना चाहते हैं, आप लगा सकते हैं, उसमें आप एलिजिबल हैं। से इंडिविजुअल की तरह आपका जो है वो 10% कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें होना चाहिए। इसी तरह से कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सेम वही है कि आप कोई कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ग्रेडिंग शॉर्टिंग यूनिट, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे कि प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन अगर आप कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ग्रेडिंग शॉर्टिंग यूनिट है, साइलोज है, कोल्ड स्टोरेज है, पैक हाउस है, अगर आपको लगता है कि इस तरह का कोई चीज मुझे मेरे एफपीओ में एस्टेब्लिश करना है, तो आप इसमें वो भी कर सकते हैं। सब्सिडी सेम उतना ही रहेगा, 3 करोड़ रुपए और 35%, 10% कंट्रीब्यूशन आपके एफपीओ का रहेगा। फिर हमने एक बात की थी कि तालीम भी हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो तालीम हम सिर्फ और सिर्फ भी लोगों को देंगे जो लोग एमओएफपीआई के अंदर जो हमारी पीएमएफएमई की स्कीम है, इस स्कीम के साथ जुड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपकी एप्लीकेशन पूरी सबमिट करेंगे। सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग देंगे, इसमें ट्रेनिंग का कंपोनेंट ओपन नहीं है। लाइक जैसे आज आप इतने सब जुड़े हुए हैं, आप सब चाहते हैं कि हमें पहले ट्रेनिंग दे दें, तो ऐसा नहीं है। इसमें जब आप एक बार पीएमएफएमई स्कीम के साथ जुड़ जाते हैं, चाहे आपको सब्सिडी अप्रूव हो, आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो या नहीं हो, आपको ट्रेनिंग पक्का मिलेगा।
तो इसमें ट्रेनिंग हम दो तरह से दे रहे हैं। एक तो देते हैं कि आपको अगर आपका बिजनेस है, आप उस बिजनेस को किस तरह से चलाना है, जिसको हम बोलते हैं ईडीपी की ट्रेनिंग। एंड दूसरा हम बताते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर उसके अंदर आप जैसे मान लो आप अभी खाखरा का यूनिट आपके पास चल रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इसमें मॉडिफिकेशन करना है, कि खाखरा के अंदर अभी मैं मेथी का बना रहा हूँ, अभी मुझे इसकी रेसिपी चेंज करके और मैगी का बनाना है, चाट मसाला बनाना है, या मुझे जैसे अभी मिलेट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अभी तक मैं गेहूं का खाखरा बनाना था, अभी मुझे मिलेट का खाखरा बनाना है। तो अगर आपको उसका टेक्निकल नॉलेज चाहिए, उसके ऊपर आपको ट्रेनिंग चाहिए, तो वो ट्रेनिंग भी हम आपको पीएमएफएमई स्कीम के अंदर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग जो करते हैं आप अपनी किसी भी ब्रांड का, तो जैसे बताया कि छोटे छोटे जो यूनिट है वो अपना कोई एक नाम छोटा रख लेंगे, लेकिन उसको ब्रांड में नहीं कर पाते क्योंकि इसमें भी एक खर्चा आता है। इसी तरह से मान लो आपके एफपीओ है, आपका एफपीओ अगर कोई ब्रांड डेवलप करना चाह रहा है, तो आप एक प्रपोजल रेडी कर सकते हैं कि मुझे मेरी ब्रांड डेवलप करनी है, उस ब्रांड के अंदर मुझे ये चाहिए कि मुझे सोशल मीडिया यूज करना है, या मुझे रेसिपी नहीं बनानी है, या आपको लगता है कि मेरा लेबलिंग का इस तरह से रहेगा। तो जो भी आपको बायर सेलर मीटर, जो भी चीज आप अपने हिसाब से ब्रांड बनाने के लिए जो भी टूल्स यूज करना चाहते हैं, उसके लिए जो आपका खर्चा होगा उसका 50% पीएमएफएमई स्कीम के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे अभी बताया कि डीआरपी, तो डीआरपी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्कीम के अंदर। और जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, जो स्टार्टिंग में हम बता रहे थे कि आपके फार्मर मेंबर भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। आपके फार्मर में अगर लेडीज हैं, महिलाएं हैं, तो वो भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकती हैं। उनके जो प्रोजेक्ट बनाने होंगे उसके लिए डीआरपी का सपोर्ट पूरा में ही रहेगा, जिसका कि पूरा काम ये रहेगा कि वो पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, डीपीएफ तैयार करेगा, सारी चीजों में आपको हेल्प करेगा। अभी यहाँ पे हम दूसरी चीज की बात करते हैं कि एफपीओ जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा तो उसमें क्या, क्योंकि वो बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, वो 10 करोड़ तक का आप बनवा सकते हैं, बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें डीआरपी का होना कंपल्सरी नहीं है। जो भी ग्रुप एप्लीकेशंस है, ग्रुप एप्लीकेशन जब आप कर रहे हैं तो ग्रुप एप्लीकेशन के लिए आपको लगता है कि मेरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुझे किसी सीए से बनवाना है या किसी न किसी जानकार आदमी से बनवाना है, आप उससे भी बनवा सकते हैं। आप इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप डीआरपी से ही बनवाएं। तो ये एक छूट एडिशनल एफपीओस को दी हुई है कि अगर आपको लगता है तो आप उनसे भी बनवा सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो रोल आता है जब आपने सब काम कर दिया, हमारी एप्लीकेशन एकदम ओके है, सारी चीजें बिल्कुल सही है, तो लास्ट में काम आता है बैंकर्स। क्योंकि जब तक बैंक के अंदर आपकी एप्लीकेशन सैंक्शन नहीं होगी, नॉन सैंक्शन नहीं होगा, इस स्कीम का बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता है। तो जब आपकी एप्लीकेशन, जैसे हमने बताया यहाँ गुजरात के अंदर बगायत खाता की कचेरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट नोडल पॉइंट है, वहां से वो लोग अप्रूव कर देते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन जो बैंक आपने चूज की है वहां चली जाती है। वहां पे वो लोग अपनी इस पूरी की पूरी जो आपने डीपीआर है, आपके डॉक्यूमेंट के जो आपने लगाए हैं, अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट, उन सबको देखेगा एंड उसके बाद में आपका जो लोन है वो सैंक्शन करेगा। प्लस इस स्कीम में अभी तक हमने बात कर रहे थे कि कैपिटल सब्सिडी मिल रहा है 35%, लेकिन उसके साथ में आपको इसमें आप जैसे लास्ट का जो पॉइंट देख रहे हैं उसमें दिख रहा है कि 2% की ब्याज सबवेंशन, तो वो सहाय भी आपको इस स्कीम में ऑटोमेटिक मिल रही है। मान लो किसी बैंक का इंटरेस्ट रेट 11-12% है, तो उसमें से वही 2% जो है वो इसमें कम हो जाएगा। अब आ रहा है इम्पोर्टेंट चीज कि आप इसमें किस किस का बेनिफिट या किस तरह के प्रोजेक्ट आप इसमें नहीं लगा सकते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक है कि आप जो भी प्रोडक्ट आपके पास में है उसका आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करना होगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि आपने कुछ जैसे गेहूं लिया और उसको ग्रेडिंग शॉर्टिंग किया, पैकिंग किया और आप कहें कि मुझे इसमें इसका बेनिफिट चाहिए, वो नहीं हो सकता। आपको कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, प्लस उसकी पैकिंग करनी पड़ेगी। विदाउट पैकिंग लूज जो होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि किराने की दुकान, वहां पे
खुले में दालें हैं, चावल है, ये सब मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप इस तरह की कोई दुकान नहीं खोल सकते हैं। कोई ये सोचे कि भी मैं कैंटीन खोल लूं, ऐसा कुछ नहीं खोल सकते हैं। टिफिन सर्विसेज खोल ले, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे इसमें 5 नंबर पे लिखा है मधुमक्खी उच्छेद तथा छूटक मधु बेचा, वो भी इसमें अलाउ नहीं है। हाँ, इसमें आप मधुमक्खी पालन वाले सिर्फ जितने भी एफपी है वो ये कर सकते हैं कि मधुमक्खी पालन करने के लिए जो बॉक्सेस हैं उस पे हम आपको सब्सिडी नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद जैसे मध निकालना है, उसको प्रोसेस करना है, उसको बॉटल पैकिंग या पाउच पैकिंग करना है, अगर उसके लिए आपको कुछ मशीन चाहिए तो आप इस स्कीम के अंदर एलिजिबल हो सकते हैं। इसी तरह से आप नीचे देख रहे हैं कि मच्छी उच्छेद तथा समांतर खेल, ये भी आप इसमें नहीं कर सकते, पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे अपना वेरावल साइड में पूरा कोस्टल एरिया है, 1600 किलोमीटर का अपना ये जो पूरा गुजरात का कोस्टल एरिया, इस पूरे कोस्टल एरिया पे हम देख रहे हैं कि प्रॉन कल्टीवेशन बहुत हो रहा है, मछली का उत्पादन काफी ज्यादा है। तो इधर जितने भी फिशरमैन हैं या फिशरमैन की जितनी भी छोटी छोटी जो मंडलियां बनी हुई है, अगर वो लोग इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो इस इलाके में हमने देखा कि वो लोग अचार बनाते हैं मछली का, या फिर ड्राई पाउडर बना रहे हैं। तो अगर वो ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो इस स्कीम का बेनिफिट आराम से ले सकते हैं। तो कुल मिला के आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि अगर मेरे पास कुछ भी प्रोडक्ट है और उसमें मैं अगर वैल्यू एडिशन करके पैकिंग करके और उसके ऊपर कुछ लेबल लगा के बेच रहा हूँ तो आप पीएमएफएमई स्कीम का लाभ आराम से ले सकते हैं। जैसे अभी बात चल रही थी ओडीओपी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, गुजरात के भी 133 डिस्ट्रिक्ट है, 33 डिस्ट्रिक्ट के सारे ओडीओपी अप्रूव हो चुके हैं। एंड इसके ऊपर हम लोग क्या क्या इसमें बन सकता है वो भी हम सजेस्ट कर रहे हैं। तो हालांकि स्कीम में अभी ये सिर्फ प्रिफरेबल पार्ट रह गया है, पर आप लोगों को इसलिए हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि कई बार कैसा होता है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट तो है पर आपको ये नहीं पता होता कि इससे मैं क्या क्या बना सकता हूँ। दूसरी चीज ये आती है कि आप चाह रहे हैं कि मुझे इस चीज को बनाना है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि ये मेरे को मिलेगा कहाँ से, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो उसी के लिए हम लोगों ने ये ओडीओपी बेस्ड एक सर्वे करके एंड निकाला है कि कहाँ कहाँ से आप लोग कौन सा तो पाक ले सकते हैं और उस पाक से आप क्या क्या बना सकते हैं। तो जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि केला, ठीक है, तो केला आपको लगता है कि मुझे केले की वेफर बनानी है या केले का मुझे पाउडर बनाना है, आपके आपके दिमाग में ये प्रोजेक्ट तो है, लेकिन फिर आपको लगेगा कि मैं ये लूंगा कहाँ से। मान लो कि आप रहते हैं महसाणा में, तो आप ये सोचेंगे महसाणा में तो हो नहीं रहे, मैं कहाँ से लेके आऊं। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि आनंद, भरूच, नर्मदा एंड सूरत, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे की केले की बहुत ज्यादा खेती होती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाना है तो आप यहाँ से अपना रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि मान लो आप आनंद पे रह रहे हैं, आपको पता है कि केला यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन अभी मैं करूँ क्या इसका। तो हमने जो नेक्स्ट रखा हुआ है प्रोडक्ट की लिस्ट, वो ये रखी हुई है कि आप उससे क्या क्या बना सकते हैं। जैसे जैम, जेली है, सॉस है, प्यूरी है, पाउडर है, बेकरी के अंदर उसके प्रोडक्ट जा रहे हैं। तो इस तरह की जो है, तो ये अगर मैं मीनाक्षी जी के साथ ये प्रेजेंटेशन पूरा शेयर कर दूंगी, वो आप लोग का अगर कोई ग्रुप बना हुआ है तो उस ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो आपके पास में एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि हम किससे क्या चीज बना सकते हैं। और अगर मैं कहीं कुछ बना रहा हूँ तो मुझे कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा। तो ये पूरा की पूरा उसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये 33 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा ओडीओपी अप्रूव हुआ है एंड इस डिस्ट्रिक्ट से आपको रॉ मटेरियल, जैसे मगफली आपका द्वारका, जामनगर, राजकोट और अमरेली, इसमें बहुत ज्यादा होता है। और पीएमएफएमई स्कीम में अगर आप देखेंगे तो राजकोट, अमरेली, जामनगर, यहाँ से मैक्सिमम मिनी जो ऑयल मिल है वो लगी है। तो रीजन वही है कि जहाँ पे जो प्रोजेक्ट हो रहा है उसी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वो हम वहां पे लगवा सकते हैं। तो सेम एफपीओ के लिए कि अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी भी एरिया में रह रहे हैं तो आप ये सामने जो प्रोडक्ट की लिस्ट दी है उनमें से कुछ भी जो कोई भी यूनिट जो लगाना चाहते हैं वो आप इसमें आराम से लगा सकते हैं।
अभी आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि डॉक्यूमेंट बहुत कम इसमें जरूरत होती है। अभी जो आपको सामने लिस्ट दिख रही है वो लिस्ट है इंडिविजुअल की, एफपीओ की नहीं है ये लिस्ट। ये लिस्ट है इंडिविजुअल की, जो आपके फार्मर्स हैं, आपके साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई है एफपीओ के अंदर, वो लोग अगर कुछ इंडिविजुअल अपना यूनिट लगाना चाहते हैं तो उसकी ये लिस्ट हमने दी है। जो पर्सन लगाना चाहता है उसके पैन कार्ड, आधार कार्ड, जहां पे वो यूनिट लगाना चाहता है उसका सरनामा, एड्रेस, ये चीजें हमें चाहिए। और आपका, क्योंकि किसी न किसी बैंक में अकाउंट होगा, उस बैंक की नकल। ये जो लिस्ट दी है वो उनकी है कि जो ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रहे हैं और अभी वो अपना जो बिजनेस है, चाहे वो मॉडिफिकेशन में जाना चाह रहे हैं या फिर वो एक्सपेंशन में जाना चाहते हैं, उसकी ये लिस्ट है। तो उसमें भी आपको पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पासबुक है, क्योंकि पहले से बिजनेस है इसलिए इसमें हम जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी मांगते हैं, उद्यम की कॉपी मांगते हैं, एफएसएसआई की कॉपी मांगते हैं, और जो अभी आपके पास मशीनरी है उसकी लिस्ट मांगते हैं। तो ये सब आपके डॉक्यूमेंट है जो बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। उसी को लेके आप इस स्कीम का पार्ट आराम से बन सकते हैं। तो इसमें एक टर्नओवर 1 करोड़ से कम और 1 करोड़ से ज्यादा, सिर्फ इतना ही फर्क है। तो आपके ये सब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। तो ये अभी हमने आपको थोड़ा पीएमएफएमई का बेसिक बता दिया है कि पीएमएफएमई का क्या है। इसी के साथ में एक चीज और आपको शेयर कर देती हूँ। तो अभी ये जो है, ये आपको एक चीज फॉर्म के बारे में बताना है मुझे, प्लस पोर्टल के बारे में बताना है कि आप लोग कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पोर्टल का बताती हूँ, उसी में ही फिर बाद में अपना फॉर्म डिस्कशन भी आ जाएगा। तो जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये जब आप लिखेंगे pmfme.moFPI.in तो आपके सामने इस तरह से एक पेज खुल जाएगा। और इसी पेज पे जैसे आप देख रहे हैं तो सारी इंफॉर्मेशन इस पे ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखेंगे कि लॉगिन, ठीक है। तो आपको जब आपके माइंड में ऐसा आ जाता है कि मुझे इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो यहाँ आप लॉगिन के ऊपर जाएंगे। लॉगिन पे जाने के बाद में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका वहां पे रजिस्ट्रेशन खुलता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में यहाँ पे आप जो भी अपने इंडिविजुअल के नाम से रजिस्ट्रेशन करिए। आप अपने एफपीओ का नाम अगर लेना चाहते हैं एफपीओ का नाम से रजिस्ट्रेशन करेंगे, पासवर्ड बनाएंगे, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे एंड सबमिट करेंगे। तो यहाँ आपके पास पीएमएफएमई जो स्कीम है उसके अंदर आपका ये रजिस्ट्रेशन का इस तरह से पेज खुल जाएगा। उस पेज पे आपको सबसे पहले यहाँ पे करना है सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट द टाइप ऑफ बेनिफिट, मतलब आप क्या इंडिविजुअल के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या आप ग्रुप एप्लीकेशन के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे आपके पास, दोनों ऑप्शन है। आप अगर एज ए फार्मर, एज ए महिला अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इंडिविजुअल को सेलेक्ट करें। अगर आप एफपीओ की तरफ से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आपको ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज आप इस पेज पे सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से आगे के पेजेस पे आपका जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो बन के आएगा। तो यहाँ अगर आप ग्रुप का करेंगे सेलेक्ट तो आपका पूरा का पूरा डीपीआर जो है वो ग्रुप के हिसाब से आएगा, और इंडिविजुअल का करेंगे तो इंडिविजुअल करके आएगा। उसके बाद में है कि आपका नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आएगा, कौन से राज्य से, तो गुजरात आने वाला ही है, जिला कौन सा, मान लो जूनागढ़ है, द्वारिका, आनंद, जो आपका जिला है जहाँ पे आप यूनिट लगाने वाले हैं वो आएगा, आपका एड्रेस आएगा, ईमेल आईडी आएगा। और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इसीलिए यहाँ पे है कि हर बार आप जब भी इस स्कीम में आपका एप्लीकेशन आपने जो किया है वो आपका एप्लीकेशन कौन सी स्टेज पे पेंडिंग है वो हर बार ईमेल के थ्रू और मैसेज के थ्रू आपको कंटिन्यू आते रहेंगे।
तो इस तरह से जो आपने पासवर्ड पहले जो स्टार्टिंग पेज पे बनाया था उसको आप चेंज करके अपना नया पासवर्ड बना के, और उसके बाद में आप इसमें जब अंदर जाएंगे तो डीपीआर, जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपसे ऑप्शन पूछ रहे हैं कि आप इंडिविजुअल का जब एप्लीकेशन दे रहे हैं तो इंडिविजुअल में कौन नया है, आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है कि ज्यादा है। जैसे मैंने बताया कि पहले पेज पे आपने चूज किया इंडिविजुअल है कि ग्रुप है, बस जो आपने पहले पेज पे चूज किया है उसी के हिसाब से पूरे के पूरे नेक्स्ट जितने भी पेजेस खुलेंगे वो उसी के बेस पे खुलेंगे। आपने अगर इंडिविजुअल चूज किया है तो तुरंत नेक्स्ट पेज ये आपसे पूछेगा कि आप नए हैं, अभी नया कुछ स्टार्टअप करने वाले हैं, या आपका पहले से स्टार्टअप है और आप उसमें आपका 1 करोड़ से कम का टर्नओवर है या 1 करोड़ से ज्यादा का है। आपने अगर वहां पे चूज किया कि मैं एफपीओ हूँ तो तुरंत आएगा ग्रुप एप्लीकेशन, ग्रुप में आएगा, वो पूछेगा कि एफपीसी मींस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है आपकी, कि आपकी एसएचजी की एप्लीकेशन है या कोऑपरेटिव की एप्लीकेशन है। इसीलिए जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं पहले पेज पे केयरफुली चेक करके कि मैं किसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ वही खोलिए, तो उसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट लेवल है उसी हिसाब से आगे आपके पेजेस खुलते जाएंगे। तो अभी मैं आपको एफपीसी का दिखा देती हूँ कि एफपीसी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमारे पोर्टल पे किस तरह से आएगा। तो ये पूरा का पूरा एक वहां पे सब फार्मूला वगैरह लगे हुए हैं, आपको सिर्फ अपनी बेसिक डिटेल उसमें रखनी होती है, जिसके बेस पे ऑटोमेटिकली डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो बन के आ जाता है। यहाँ पे हमने जो बताया कि डीआरपी, आपको लगता है कि मैं नहीं बना पाऊंगा, मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि मैं कर सकता हूँ इंडिविजुअल में, तो डीआरपी की आप हेल्प ले सकते हैं। अगर एफपीओ को अप्लाई करवाना है तो आप किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, और जब आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेंगे तो इस स्कीम के अंदर वो प्रोफेशनल आपसे जो भी फीस मांग रहा है उस फीस में से हम लोग तक का प्रावधान इसके अंदर है कि 50,000 रुपीज तक हम लोग उसकी फी का पे कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको लगे कि मेरा फॉर्म मैं अपने आप से नहीं भर सकता हूँ, आप उस प्रोफेशनल की आराम से मदद ले सकते हैं। मदद लेने के बाद में आप जब अच्छा ये मिलेगा कब, ऐसा नहीं है कि उसने आपका फॉर्म भर दिया और वो क्लेम करे कि भी मैं मुझे मेरा फी दे दो, नहीं ऐसा नहीं है। आपकी जब एप्लीकेशन अप्रूव होगी हम तभी ही उसको पेमेंट करने वाले हैं। तो आप लोग किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज आप लोग अपने हिसाब से अगर बेसिक डिटेल डाल रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, नेम ऑफ एफपीसी, आपका जो भी एफपीओ का नाम है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपका नाम है आपको वो यहाँ पे करना है। उससे रिलेटेड जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो आपको कौन सी इंस्टीट्यूट, जैसे नाबार्ड है, एनसीडीसी है, नाफेड है, गुजरात एग्रो है, आपको कौन आपको प्रमोट कर रहे हैं, किसके अंडर में आपके एफपीओ बनेंगे। आवाज नहीं आ रही है? मैम इट इज क्लियरली ऑडिबल। कुछ लोगों का नेटवर्क इशू है। प्लीज चेक, मे बी शायद उनका नेटवर्क नहीं। इसके बाद में अगर आप लोगों ने कुछ भी अपना वेबसाइट बना रखा है, क्योंकि काफी सारे जो भी एफपीओस हैं या ग्रुप्स हैं, वो लोग जो पहले से काम कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी वेबसाइट्स वगैरह बना के रखी है, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। बट ये सब आपके ऑप्शनल है। आपको लगता है कि आपका एफपीओ ऐसा है जो किसी भी एजेंसी के साथ नहीं जुड़ा है, आपने डायरेक्ट अपना एफपीओ बनाया है, रजिस्ट्रेशन किया है, तो भी आप इस स्कीम के पार्ट आराम से बन सकते हैं। और अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के बाद अपना एफपीओ बनाया तो भी बन सकते हैं। तो ओपन है ये प्लेटफॉर्म। उसके बाद आपको बेसिक डिटेल जैसे कि कहाँ आपका ऑफिस है, कहाँ आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वो कहाँ है, गोडाउन है या नहीं है, आप ट्रेडिंग में अभी है कि मैन्युफैक्चरिंग में है, कि काफी सारे एफपीओ होते हैं वो ओनली ट्रेडिंग करते हैं लेकिन अब में भी शायद मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं। तो ये सब आपके एफपीओ की ही बेसिक डिटेल्स है जो यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद में आपका यहाँ पे ये बताना कंपल्सरी है कि आपका जो भी सीईओ है, अकाउंटेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, चेयरमैन है, उन लोगों की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल के अंदर भी आपके एफपीओ के अंदर कौन
है, तो जैसे आपका सीईओ आपने इंफॉर्मेशन दे दी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन दे दी कि ये मेरी सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। उसके बाद आपके मेंबर्स कितने हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एफपीओ की जो गाइडलाइन है उसमें है कि 300 मेंबर्स कम से कम आपके होने चाहिए। तो जब तक आपके 300 मेंबर्स नहीं होंगे तो वो एक वाइबल एफपीओ नहीं गिना जाता। तो यहाँ पे उसी तरह से आपको अपना इंफॉर्मेशन देने में कि आपकी जो भी 400 500 जितने भी मेंबर्स हैं आपके, तो उसमें से कौन सी किस कैटेगरी में आ रहे हैं, जैसे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, टोटल आपका आ जाना चाहिए कि मेरे इतने मेंबर्स यहाँ पे इस एफपीओ के अंदर है। उसी तरह से आपका जो एफपीओ है उसमें तो क्योंकि आपके सभी तरह के फार्मर्स आ रहे हैं, स्मॉल भी आ रहे हैं, मार्जिनल भी आ रहे हैं एंड बिग भी आ रहे हैं, बड़े लार्ज जो है वो भी आ रहे हैं। तो उसकी भी आपकी, जैसे मान लो आपने बताया कि 500 मेरे फार्मर का ग्रुप है, 500 में से आपको ये बताना पड़ेगा कि कितने स्मॉल फार्मर हैं और कितने दूसरे वाले फार्मर्स हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको लिखनी पड़ेगी। देखिए जहां पे भी मैंडेटरी लिखा है वो इंफॉर्मेशन कंपल्सरी है, वो आपको देनी ही पड़ेगी। जहां पे भी ऑप्शनल लिखा हुआ है उसका आपके पास ऑप्शन है। अगर आपने जीएसटी उद्यम एफएसएसआई दे दिया है, आप पक्का इसमें ऐड करिए, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, वो आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जैसे हमने बताया कि हमारा स्कीम का नाम ही है फॉर्मलाइजेशन, तो इस स्कीम का पार्ट बनने के बाद भी हम लोग ये जो तीनों रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास ये नहीं है तो आप इसके पार्ट नहीं बनेंगे, डेफिनेटली बन सकते हैं। तो जितने भी मैंडेटरी है वो डॉक्यूमेंट आपको पक्का इस फॉर्म के अंदर आपको भरना ही पड़ेगा। नेटवर्क जो कि पहले एक क्राइटेरिया था इस स्कीम के अंदर कि 3 साल से कम जो भी एफपीसी है उसका, एफपीओ है उसका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टर्नओवर होना चाहिए उसके पास में। वॉइस में ऑडिबल है, इट्स ऑडिबल और नॉट, बिकॉज मैसेज आ रहे हैं बार बार। Ma'am, it is audible to me. Can you please confirm from your side? Maybe there is It is clearly audible from my. कोई बात नहीं, जिनको भी ऐसा लग रहा है कि आवाज नहीं आ रही है तो मे बी हम जब लास्ट में इंटरेक्शन सेशन रखेंगे उस वक्त अगर आपको लगता है कि आपको सुनाई दे रहा है ओके, अदरवाइज आप अपना जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, गुजराती में, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी में भी, हम लोग पक्का उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी के अंदर एक इंफॉर्मेशन दे रही है कि अच्छा हाँ, ये चीज एक इंडिविजुअल एंड ग्रुप जितने भी एप्लीकेंट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं इस स्कीम के अंदर। Ma'am, sorry to interrupt. Can we do it in a presentation mode, full screen mode? ओके, टाइम कंसर्न, ओके। तो जो भी बैंक है वो आपको 2 बैंक इसमें चूज करना पड़ता है, एक प्रीफर्ड बैंक है, एक सेकेंडरी। लाइक आपको लगता है कि मेरे किसी भी बैंक के साथ ऑलरेडी एक अकाउंट है जिसमें मेरे अकाउंट भी है और मेरे एफपीओ का सारा काम उसके थ्रू होता है, आप वो बैंक इस स्कीम में चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ऐसा लगता है कि नहीं किसी दूसरी बैंक को चूज करना, वो कर सकते हैं। आपको 2 बैंक चूज करनी होती है। 2 इसलिए चूज करनी होती है कि मान लो एक बैंक में आपकी एप्लीकेशन गई अप्रूव होने के बाद और उसने अगर रिजेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट जो बैंक आपने चूज किया हुआ उसके अंदर चली जाएगी। संजू मैम, ये दिस साइड। हेलो संजू मैम, हेलो। हाँ मैम इसमें आप प्रेजेंटेशन मोड में ओपन कर दीजिए ना मैम, फुल स्क्रीन में मैम। हाँ, यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, क्योंकि काफी सारे एफपीओज हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, तो उनको अपना बिजनेस का थोड़ा सा एड्रेस, ये सब चीजें आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे भी हम ओडीओपी की बात कर रहे हैं जो कि इस वक्त यहाँ पे भी लिखाने के लिए ऑप्शनल हो गया है। मैम अभी तक ये फुल स्क्रीन हुआ है, फुल स्क्रीन नहीं है अभी, तो नहीं हो रहा है। मैम सबसे नीचे आप देखेंगे ना, जहाँ पे स्क्रीन साइज दिख रहा है ना, वो 65%, उसके बगल में एक देखिए वो है, यहाँ पर इस तरफ आइए और इस तरफ, हमारे हाँ इस तरफ आइए, ये जो डब्बा दिख रहा है ना, उसे क्लिक करिए और लेफ्ट में आइए।
हाँ ये डब्बा से दिख रहा है ना मैम, और लेफ्ट में आइए मैम, हाँ और आइए, ये डब्बा से, हाँ ये डब्बा से दिख रहा है ना मैम, जस्ट में आपने किया, ये नहीं है जो सबसे पहले नंबर पर है, ये यहाँ से क्लिक करिए, हाँ क्लिक करिए इसे, जस्ट इसको नहीं मैम, यही वाला प्रेजेंटेशन का, हाँ ये वाला जो साइड में है ना, डब्बा सा बना हुआ है जो माइनस के बगल में जो, अभी आ रहा है पूरा पूरा? अरे मैम उसको क्लिक तो करिए आप, इसको ना, ये जो है, हाँ इसको कर दिया है, लेकिन इसमें यही आ रहा है। F5 ये तो फुल स्क्रीन में आना चाहिए। एक मिनट आ रहा है इसी बीच में, थोड़ा सा इनको वैसे बता देती तब तक काट खा के कर दीजिएगा। तो आपको जो भी आपकी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी हुई है, आपको उसका इंफॉर्मेशन इसमें देना पड़ेगा कि आप अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ पे लगा हुआ है। हो सकता है आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन देनी है। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने लगाया हुआ तो आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का यहाँ पे बताना पड़ेगा। और जो बात हो रही थी कि ओडीओपी, तो ओडीओपी में नहीं है आपका प्रोजेक्ट तो भी आप लोग एलिजिबल है, इसीलिए यहाँ पे ये भी ऑप्शनल है। आपको सिर्फ ये बताना है कि ठीक है, आप मान लो आनंद से है और आप बनाना के ऊपर ना लगा के आपको लगता है कि आपको गेहूं के ऊपर कुछ लगाना है, तो आप आराम से उस चीज पे लगा सकते हैं। ये फुल स्क्रीन फुल नहीं है तो वहां पे नहीं दिख रहा है क्या? नहीं। वो पूरा छोटा दिख रहा होगा फाइल ऐसे नहीं दिखेगा। विजय जी अभी है? हेलो, बोलिए मैम, बोलिए। हेलो, स्लाइड अभी विजिबल है? विजिबल है लेकिन स्लाइड चेंज नहीं है। स्लाइड चेंज नहीं। दोबारा शेयर करिए। ये अभी हुआ? हाँ विजिबल है एक्सेल। इसमें लिखना नहीं है ना, खाली लिखा दिया ना, नहीं ना। अभी विजिबल है? यस मैडम विजिबल है। ठीक है, तो ये वही फॉर्म है जिसके अंदर हम बता रहे थे कि बेसिक डिटेल्स हम लोगों को पीसी की या एफपीओ की चाहिए, जिसमें आइदर वो अगर कुछ पहले से कर रहा है तो वो, प्लस एफपीसी के डायरेक्टर सीईओ उनकी इंफॉर्मेशन। तो जब भी पीएमएफएमई की पोर्टल पे अब आप जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन पर्पस, तो वो ऑटोमेटिकली 1 by 1 आपके सामने आता ही रहेगा कि आपने बेसिक डिटेल दी, आपका एग्जिस्टिंग अगर कुछ यूनिट है आपने उसकी डिटेल दी, उसके बाद में आ जाता है कि आप क्या नया यूनिट वहां पे प्रपोज करने वाले हैं। जैसे बैंक का भी मैंने बताया, वो दोनों ही केस में रहेगा। आइदर आप एज ए फार्मर अप्लाई कर रहे हैं या आप एफपीसी की तरह से अप्लाई कर रहे हैं। ऑलवेज आपको 2 बैंक चूज करनी है, ताकि इन केस आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है देन सेकंड बैंक के अंदर चला जाए। बिकॉज कई बार होता है कि पहली बैंक उसको रिजेक्ट कर देती है। तो इसीलिए इस स्कीम में जो हम एडवाइस करते हैं वो यही एडवाइस करते हैं कि जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट लगाना है, आप सबसे पहले अपनी बैंक चूज करो, कौन सी बैंक में आपको करना है। आपके डॉक्यूमेंट सारे रेडी हो गए, आप एक बार उस बैंक में दिखा दीजिए
उसमें दिखाने से क्या होगा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट कम है, बैंक को लगता है कि ये चीज इसमें आनी चाहिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद ही MOFPI के पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करो, जिससे क्या होगा, एक तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि जब आपने बैंक को दिखा दिया है आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन ओके है, आप जब PMFME पोर्टल पे जाएंगे तो आपके DRP को पता है कि हाँ इसके अंदर क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, सब कुछ कंप्लीट है, वो तुरंत आपकी एप्लीकेशन को रिकॉर्ड कर देगा। और उसी के साथ ही हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट यहाँ पे है, वो भी तुरंत आपकी एप्लीकेशन को नेक्स्ट लेवल के लिए अप्रूव कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि बैंक की तरफ से ये दिखा दिया है, इसके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट है। तो आपका जो टाइम होना चाहिए कि एक लेवल से नेक्स्ट लेवल तक जो जाने का है, वो सारा का सारा टाइम जो है आपका बच जाता है। इसीलिए ये एडवाइजेबल है कि जब भी आप इस स्कीम में बेनिफिट लेने के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने बैंक के अंदर DRP के साथ मिल के और अपनी एप्लीकेशन को दिखा दीजिए। ये इंडिविजुअल का केस है। ग्रुप के अंदर जब भी आपको लगता है कि मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो बैंक के अंदर इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर लेना कंपल्सरी है, क्योंकि ये जो ग्रुप एप्लीकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्रूव नहीं होती है, वो एप्लीकेशन आपकी स्टेट लेवल पे अप्रूव होती है। तो स्टेट लेवल की जो कमेटी है वो CS की चेयरमैनशिप में होती है। तो अगर आपके पास में इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर है आपके प्रोजेक्ट का, तो बहुत इजीली यहाँ से अप्रूवल हो जाता है और बैंक भी उसको रिजेक्ट नहीं करता है। तो जो यहाँ पे केसेस आते हैं PMFME के अंदर स्पेशली कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से अप्रूव हो गया है लेकिन बैंक में जाके रिजेक्ट हो रहा है, तो वो एक चीज हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। आपका टाइम भी सेव होगा और रिजेक्शन भी बच जाएगा। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, आपकी जो भी पहले से आपने यूनिट लगाई हुई है उसको बताने के लिए, अगर नहीं है तो फिर आपको ये बैंक छोड़ देना है। ODOP प्रेफरेबल में है, इसलिए यहाँ पे आप जो आपका उस डिस्ट्रिक्ट का वो ODOP नहीं है तो भी आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग टर्नओवर अगर है तो आप डेफिनेटली बताइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये चीज भी अभी स्कीम में से रूल आउट कर दी है कि आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए या टर्नओवर होना चाहिए। आपका अगर नया FPO में FPC है तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो नए वालों के लिए ये सब भरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बैंक जैसे मैंने बताया आपको 2 बैंक चूज करने हैं, तो वो सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। आपका अगर पहले से लोन चल रहा है वो इंफॉर्मेशन आपको बता देनी है इसके अंदर। और ये जितनी भी चीजें हैं वो मैं मित्रों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोगों का इनके साथ ग्रुप बना है तो डेफिनेटली ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के पास में आ जाएगी। और इस स्कीम में जैसे हम बता रहे हैं कि पहले से कोई मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले सिर्फ कोटेशन बताने हैं। आप इसमें सिर्फ प्रोजेक्शन दे रहे हैं कि मेरा ये 1 करोड़ का प्रोजेक्ट बनेगा, जिसके अंदर लैंड की कॉस्ट जो है वो आप काउंट नहीं करेंगे। आपको लग रहा है कि मेरी मशीनरी है तो उसके आपको कोटेशन लेके आने हैं। दूसरा है आपको लगता है कि मुझे थोड़ा इसमें सिविल वर्क भी चाहिए, तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसका रेशियो सिविल और मशीनरी का 70-30 का होना चाहिए। मतलब 30% से ज्यादा आप सिविल वर्क इस स्कीम में नहीं कर सकते हैं। 70% आपका मशीनरी का रहेगा एंड 30% आपका सिविल का रहेगा। अगर आपका ये रेशियो मिसमैच होता है, मान लो आपने ऐसा दिखा दिया कि आपका 35% या 40% सिविल का हो रहा है, तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करते वक्त ये भी ध्यान में रखना है कि आपका सिविल एंड मशीनरी का रेशियो 30 एंड 70 का होना चाहिए। कोटेशंस आपको ले लेने हैं, जिसके बेस पे आपका मशीनरी का एक टोटल आपका प्रोजेक्शन आएगा, जो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे डालना भी पड़ेगा कि ये मशीनरी है मेरी और इसकी कॉस्ट इतने के आसपास रहेगी। फर्नीचर फिक्सर अगर आपको करवाना है इसके अंदर थोड़ा वो इसमें आप करवा सकते हैं। कुछ प्री ऑपरेटिव कॉस्ट जो आप अजम्पशन कर रहे हैं वो है। इसी तरह से वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल भी आप इसमें दिखा सकते हैं।
पर आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी एंड सिविल के ऊपर ही मिलेगी, वर्किंग कैपिटल के ऊपर सब्सिडी इसमें नहीं मिलेगी। लोन पास होगा, ये सारी चीजें जो है आपका लोन का पार्ट बनेंगे, लेकिन ये चीजें आपकी सब्सिडी का पार्ट नहीं बनेंगे। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपकी जो भी आपकी अजम्पशंस है कि मेरा ये चीजें मुझे इसमें जरूरत पड़ने वाली है, आप उन सब चीजों को ले सकते हैं, वो लोन का पार्ट बन जाएगी, लेकिन वो आपकी सब्सिडी का पार्ट नहीं बनेगी। तो आई थिंक मैंने इसमें आपको जो बेसिक चीजें थी वो काफी कुछ मैंने आपको बता दी है, शेयर कर दी है। तो आपकी जो भी क्वेश्चन आंसर तो पहले तो हम लोग वो देख लेते हैं, और उसके बाद में जो काफी सारे मैसेज शायद ये थे कि कांटेक्ट डिटेल आपको हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चाहिए, तो वो चीज भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो अभी अगर आप लोग वन बाय वन अगर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तो आई थिंक ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जी, जैसा कि मैम ने आप सभी किया, आप सभी अपने सवाल या फिर आप गए हैं, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, जितना भी मैम ने आपको समझाई है पीएमएफएमई स्कीम के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में, आप कोई भी सवाल अपना पूछ सकते हैं। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी क्वेरी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे साथ ऑलरेडी ने हैंड रेज कर रखा है, मैं आपको अनम्यूट करूंगी। अक्षर जी को अनम्यूट करूंगी, प्लीज आप सवाल पूछिएगा। जी हेलो मैडम, जी मेरी सर। आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, प्लीज अपना सवाल पूछिए। मुझे आवाज आपकी नहीं आ रही है। मैं इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरा अपना नया माइक्रो फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट करना चाहता हूँ, तो मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। आप अक्षर जी कहाँ से बोल रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? मेरा मोबाइल नंबर में चैट पर लिख के देता हूँ, प्लीज मेरा कांटेक्ट करके मुझे ये जानकारी दीजिएगा। श्योर, आप अपना मोबाइल के साथ डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखना, ताकि वहां जो हमारा डीआरपी है उस डीआरपी से आपको कांटेक्ट करवा दे, तो आपका जो भी आपकी क्वेरीज है वो हम लोग वहां से सॉल्व कर देंगे। ओके, थैंक यू मैम। Thank you, Akshay. Next we have Dr. PM Sir. I guess he have raised the hand. Please ask the question. हेलो मैम। जी थूमर जी हेलो बताइए मैम। जी। हेलो जी हेलो मैम, मैं डांग आहुआ फार्मा प्रोड्यूसर्स कंपनी भोपाल से बोलूं छू। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है थूमर जी? आपकी एप्लीकेशन हमारे पास पहुंची हुई है। हाँ, मैं अपने एप्लीकेशन के स्टेटस के बारे में जानना चाहता हूँ मैडम। एप्लीकेशन के स्टेटस के लिए? हाँ, क्या हुआ, कहाँ तक? जी थूमर जी, इसी वीक में हम एसएलएसी का फाइल रख दिया हुआ है, मे बी शायद नेक्स्ट वीक में एसएलएसी हो जाएगी, उसमें एक बार अप्रूवल हो जाएगा तो आपका जो एप्लीकेशन है वो मींस अप्रूव होने के बाद में तो फिर सीधा बैंक से, क्योंकि इन प्रिंसिपल लोन सेक्शन का लेटर आपने सबमिट किया हुआ ही है हमको, तो शायद कोटेशंस मेल में आ गए होंगे, क्योंकि हमें कोटेशन की रिक्वायरमेंट थी, मे बी शायद मेल
अभी तक तो कुछ मेल नहीं मिला, क्या कोटेशन चाहिए? आपसे नहीं, आपका जो डीआरपी है उनकी तरफ से मतलब मुझे कोटेशन चाहिए थे। आई थिंक उन्होंने या तो कल मेल कर दिया होगा ओके और नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग आपका ओके जो एप्लीकेशन है वो एसएलएसी में लेके जाएंगे। ओके मैम, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करती हूँ कि पीएमएफएमई स्कीम में अगर ग्रुप की कोई एप्लीकेशन फर्स्ट आई है तो वो इन्हीं की आई है, डांग रावा एफपीओ की तरफ से। तो मेरा रिक्वेस्ट है जितने भी एफपीओ के मेंबर्स आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं, प्लस जितने सीबीबीओ के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो प्लीज अगर आप, क्योंकि आई नो कि काफी सारे एफपीओ जो इनिशियल स्टेज पे हैं उनके पास इक्विटी ग्रांट बहुत थोड़ा थोड़ा अभी इकट्ठा हुआ होगा, लेकिन फिर भी आप अपना जो भी प्रोड्यूस है आप एटलीस्ट कोई छोटी प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि हम इसमें कह रहे हैं 3 करोड़, तो आप उतना बड़ा अगर नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें छोटे से छोटा यूनिट भी एफपीओ लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि मिनिमम इतना होना चाहिए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप लोग इस स्कीम का बेनिफिट लो। एक छोटी यूनिट अगर लगानी है तो भी आप अपनी वहां पे लगा सकते हैं जी। थैंक यू मैम, थैंक यू तुमर जी। नेक्स्ट मेहता कार्तिक बी रेज। मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनसे करके अपना सवाल पूछे। दूसरा मैं आप सबको बताऊं, एक्चुअली चैट बॉक्स में अगर आप देखेंगे ना तो आज काफी सारे डीआरपी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो जैसे काफी सारे डिस्ट्रिक्ट के डीआरपी जो है वो अपना नाम भी लिख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट भी लिख रहे हैं, प्लस अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख रहे हैं। तो आप प्लीज यहाँ से भी जितने नंबर नाम आ रहे हैं वो लोग आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके अलावा जो हमारी डिटेल डीआरपी की लिस्ट है वो हम लोग मीनाक्षी जी को शेयर करेंगे, प्लस विजय जी को शेयर करेंगे, ताकि आप सब लोगों के पास वो लिस्ट पहुंच जाए। हेलो मैडम, हाँ आवाज आ रही है मैडम? हाँ आवाज आ रही है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? नाम और एफपीओ का नाम बोलेंगे। सर मैं मेहता कार्तिक बात कर रहा हूँ, हेबा फार्मर प्रोड्यूसर जामनगर से। हाँ हाँ मैडम आपका जो स्कीम है उसमें लिमिट कुछ की इतने साल बाद ही हम कर सकते हैं एफपीओ स्टार्ट होने के बाद? एफपीओ अगर नया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं स्कीम के अंदर। आप, क्योंकि आवाज क्लियर नहीं, पर मैं ये शायद समझ रही हूँ कि आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। ओके मैडम, पूरी प्रोसेस ऑनलाइन करनी है कि ऑफलाइन कुछ करना है? नहीं, स्कीम जो है वो पूरी की पूरी ऑनलाइन है, बट कई बार ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि भाई किसी को अगर पेपर चेक करना है तो वो वहां से प्रिंट आउट ले सकते हैं, कि आपका जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो ऑनलाइन ही बनेगा और उसी का ही प्रिंट आउट आप वहां पे सबमिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीआरपी। और मैडम उसके लिए हमें डीआरपी का कांटेक्ट करना है? हाँ बिल्कुल, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो डीआरपी का कांटेक्ट करना है। अगर आप एफपीओ की तरफ से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने जिससे अपना रिपोर्ट रेडी करवाया है आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके मैडम, जी थैंक यू कार्तिक जी। मैम मेरी रिक्वेस्ट पार्टिसिपेंट्स अपना सवाल पूछ रहे हैं हो रही है। आई गेस दैट इज अगर आप समय में अपना माइक म्यूट कर वॉइस क्लियर। नेक्स्ट वी हैव संगीता राजपूत जी ने अपना हैंड रेस किया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना माइक अनम्यूट करके अपना सवाल पूछे।
संगीता जी अपना माइक अनम्यूट करके अपना सवाल पूछे। संगीता राजपूत आईडी से, जो भी किसी ने हैंड रेस किया है। ओके हेलो, मेरी जी आवाज आ रही है मैडम? जी आ रही है मैडम। आ रही है। मैम मैं पूछना चाह रही थी कि ये वर्किंग कैपिटल में जो लोन होगा वो कितना होगा और इसमें सब्सिडी कितनी मिलेगी? देखिए, वर्किंग कैपिटल जो है वो का सिर्फ लोन का पार्ट बनेगा, उसमें सब्सिडी कुछ नहीं मिलेगी। हमारी सब्सिडी ओनली प्लांट एंड मशीनरी पे है। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ 30%, मतलब आप अगर कोई शेड बनाना चाहते हैं छोटा मोटा, या थोड़ा कोई कंस्ट्रक्शन वर्क मशीन से रिलेटेड करना चाह रहे हैं, उसी का ही वही पार्ट होगा सब्सिडी का। वर्किंग कैपिटल लोन का पार्ट, उसमें हम सब्सिडी नहीं देंगे। ओनली प्रोसेसिंग यूनिट पे ही मिलेगा? एग्जैक्टली, प्रोसेसिंग। ओके। मैं ये चाह रही थी कि अगर किसी तरीके से कोई दिक्कत हो तो आप अपना कांटेक्ट नंबर भी अगर डाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि ठीक है, मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ मेरा नंबर। और बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट के डीआरपी की लिस्ट है वो मैं विजय जी के साथ और मीनाक्षी जी के साथ शेयर कर दूंगी, ताकि वो लोग आप लोगों के साथ शेयर करें। एक्चुअली मैडम यहाँ का डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो डीआरपी है मैम, वो तो मुझे मिल गए हैं मनीष जी जी, और उनके साथ में मेरा प्रोसेसिंग कम गोडाउन का बन रहा है प्रपोजल। आप एफपीओ की तरफ से बोल रहे हैं? जी, मैं गुजरात अमरेली से बोल रही हूँ, अमरेली डिस्ट्रिक्ट से मैम। एफपीओ है आपका? मैडम आपकी आवाज थोड़ी सी धीमी आ रही है। आपका एफपीओ है या इंडिविजुअल है? जी मैडम मैम ये पूछ रही है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एज ए इंडिविजुअल है या फिर ना आपका ग्रुप में है, ग्रुप में एफपीओ का है। मैं यहाँ 6 एफपीओ को देख रही हूँ मैम। मेरा नाम संगीता राजपूत एज ए सीबीबीओ। ओके। आप इस पूरे का नाम क्या है? कौन सी यूनिट से बात कर रहे हैं आप? मैं आईएफएफडी इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव प्रोमोटेड बाय इफको। ओके। तो अमरेली डिस्ट्रिक्ट में 6 एफपीओ हैं। अभी फर्स्ट एफपीओ का मैं करवा रही हूँ, लिलिया एफपीओ का। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू संगीता जी। नेक्स्ट वी हैव चंदू भंडारी जी। आई रिक्वेस्ट आप प्लीज अपना सवाल पूछे। हाँ, नमस्ते मैडम। जी हम गिर सोमनाथ जिले से हैं, हम गुजरात से। हमारा भी एक प्रोड्यूसर कंपनी हमें चला रहे हैं 8 महीने से, और हमें ऑयल मिल लगाना है और दाल का प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाना है। तो हमें थोड़ी माहिती चाहिए। चलो जी, देखिए, अगर आप एफपीओ से हैं तो आप किसी भी प्रोफेशनल को भी हायर कर सकते हैं डीपीआर बनाने के लिए। ऑयल मिल और दाल मिल दोनों ही इसमें एलिजिबल है। तो अगर आपको फिर भी अगर हमारे यहाँ से, तो मैंने जैसे मेरा नंबर ऑलरेडी चैट बॉक्स में रखा हुआ ही है, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। और अदरवाइज जो हमारा वहाँ का डीआरपी है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर उससे भी नहीं करवाना है तो आप जो भी प्रोफेशनल आपके साथ एसोसिएटेड है, आपका एफपीओ है तो आपके जो अकाउंटेंट है, सीए जो आपके साथ एसोसिएटेड है, आप उनसे भी मिल सकते हैं। क्योंकि फॉर्म बहुत ही सिंपल है। जैसा अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि फॉर्म तो बहुत इजी है, आपको सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन ही उसमें रखनी है। ऑटोमेटिकली आपका एक प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड सब्सिडी कॉस्ट सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है। थैंक यू मैम। कोटेशंस आपको लेने होंगे, जैसे आप ऑयल मिल का बता रहे हैं, दाल मिल का बता रहे हैं, आपको कोटेशंस लेने पड़ेंगे, जिसके बेस पे आप एक बता पाएंगे कि आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी आएगी। और आपको एक बैंक सबसे पहले चूज करना पड़ेगा कि आप कौन से बैंक से लोन लेना चाहते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू चंदू जी। नेक्स्ट वी हैव विवेक पटेल जी, जिन्होंने अपना हैंड रेस किया है। विवेक पटेल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें।
जी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके, मैं भावनगर गुजरात से बोल रहा हूँ, मीठी वीडी एफपीओ में से। जी अ, हम हमारे यहाँ जनरली फार्मर क्रॉप में हम देखें तो मैंगो और पीनट होता है। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि पीनट प्रोसेसिंग यूनिट एंड मैंगो प्रोसेसिंग यूनिट डालना चाहते हैं इधर कंपनी में। तो इसके अकॉर्डिंग बात करनी थी कि इसमें क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, और तो उस हिसाब से बात करें। मीनाक्षी जी, इनका वॉइस एक्चुअली क्लियर नहीं है। अगर आपको लगा, मुझे मैंगो सुनाई दे कि मैंगो प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाह रहे हैं, क्या करना चाहते सर, ये विवेक पटेल जी है, इन्होंने ये पूछा है कि मैंगो पीनट प्रोसेसिंग का मशीन लगाना चाह रहे हैं, उसके लिए इनको क्या हेल्प मिल सकती है? अगर आप एफपीओ में, अगर आप एफपीओ की तरफ से लगाना चाह रहे हैं तो मैंगो प्रोसेसिंग, जैसे आप केनिंग करना चाह रहे हैं, जूस बनवाना चाह रहे हैं, या फिर आप अगर आम पापड़ जैसे बनता है वो बनवाना चाह रहे हैं, या फिर काफी सारे लोग जो है पैकेजिंग वाले अपने अचार बनवाते हैं, या मैंगो का पाउडर बनवाना चाहते हैं, आप क्या बनाना चाहते हैं उसी के हिसाब से ही आपकी वो मशीनरी डिसाइड होगी। उस मशीन के बेस पे आपका एक पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट निकलेगा कि आपकी कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट आ रही है। इसी तरह से जैसे कि सौराष्ट्र का पूरा जो रीजन है उसमें मूंगफली बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे अभी मिनी ऑयल मिल तो बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, तो उधर एक अच्छा ऑप्शन है पीनट बटर का। तो अगर आप लोग वैसी इंडस्ट्री कुछ लगाना चाहते हैं तो इसमें एलिजिबल है। हाँ, हम मैंगो में मैम अचार और पल्प बनाना चाहते हैं, और पीनट में जो आपने बताया पीनट बटर का एंड ऑयल मिल्क का, वही वही देख रहे हैं। और तो आप आराम से लगा सकते हैं विवेक जी, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आपको खाली और खाली कहाँ पे लगाना है वो डिसाइड करना है, और कौन कौन सी मशीनरी के चाहिए, उसी के हिसाब से फिर क्या है कोटेशंस आएंगे। और अगर थोड़ा बहुत आप सिविल कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो वो आपको बताना पड़ेगा। ये थोड़ा बेसिक अगर बताएंगे तो आराम से आपका प्रोजेक्ट लग सकता है। ओके, और कोटेशन कैसे बनाना है हमको नहीं पता है, वो जानना। नहीं, आपको नहीं पता है तो आपके वहाँ के डिस्ट्रिक्ट का जो डीआरपी है ना, वो आपके वहाँ आके आपको हेल्प करेगा, कि क्योंकि वो देखेंगे तभी पता चलेगा कि आपका कितने बाई कितने की जगह है, उस जगह के अंदर आप किस कैपेसिटी का मशीन लगवाना चाहते हैं। वो सारी चीजें जो है वो वहां पे आपसे पर्सनली जो डीआरपी है वो मिलेंगे। क्योंकि आप एफपीसी से लगवाना चाहते हैं तो आप अपना जो एफपीओ का जो सीए है आप उससे बात कर सकते हैं, और अगर सीए मेरा नहीं कर रहे तो डीआरपी भी इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। तो जो रेम्यूनरेशन है वो हम डीआरपी को दे देंगे। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू विवेक जी। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम हितेश वोरा जी। आवाज नहीं सुनाई दे रहा है मुझे। हेलो। हितेश जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है, कुछ तो भी प्रॉब्लम है। हितेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं सुनाई दे रही है, मेरा कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। एक बार हितेश जी हेलो? आप वो थोड़ा वॉइस, हेलो? आप अपना नेटवर्क कर लीजिए। आई थिंक आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। आप एक बार नेटवर्क चेक करके फिर से रिकनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ, देन हम आपका सवाल लेंगे, ठीक है? ओके। हम अगले सवाल पे चलते हैं। धवल पडियार जी की तरफ से सवाल है। धवल जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? यस मैम। जी, अपना सवाल पूछे। मैम, मैं गुजरात डीसा से बिलोंग करता हूँ, सत्याग्रह जैविक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से। जी। मेरा सवाल ये है कि जैसे
अभी हमारे बेल्ट में पोटेटो ज्यादा है, पोटेटो और ग्राउंडनट, ठीक है, और हम इन दोनों में से किसी एक प्रोडक्ट पे प्लांट डालने का सोच रहे हैं। बट जैसे आप ग्राउंडनट देखिए, उसमें प्रोसेसिंग बहुत मिनिमल होता है, या उसका ऑयल बनेगा या उसके दाने बनेंगे या पीनट बटर बनेगा, ठीक है, वो कमोडिटी मार्केट है। अगर हम स्पेशलिटी में ज्यादा चाहे और पोटेटो का प्लांट करना चाह रहे हैं, इसमें जैसे कि पीसीबी के नॉर्म्स है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, उसमें सब क्या सपोर्ट मिलेगा जहाँ पे नॉर्म्स को ये करना है? देखिए, पीएमएफएमई स्कीम जो है वो आप लोगों को एक तो कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए सपोर्ट कर रही है, प्लस आपको जैसे अगर मान लो आप इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो एआईएफ के साथ आपको कन्वर्जेंस में सपोर्ट कर रही है, इंटरेस्ट सब्सिडी हो गया, प्लस आपको ये थोड़ा ट्रेनिंग के थ्रू टेक्निकल नॉलेज देंगे। लेकिन उसके अलावा जो सपोर्ट है वो पीएमएफएमई के अंदर में कवर नहीं होता है, तो इसीलिए ऐसा कोई सपोर्ट हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। मे भी शायद हम अगर कहीं से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो हम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो सपोर्ट है वो यही है कि कैपिटल का है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो इंटरेस्ट का सपोर्ट है, टेक्निकल आपको हम इसमें थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, जो एसएसजी की बहनें उनको सीड कैपिटल का सपोर्ट दे रहे हैं, तो ये चीज हम आपको ओवरऑल इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जो आप अलग से और सपोर्ट जो चाह रहे हैं वो इसमें हम लोग नहीं प्रोवाइड, हाँ इंफॉर्मेशन डेफिनेटली जो हमारे पास आएगी तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे मैम अगर हम प्लान कर सकते हैं फ्रेंच फ्राइज का, ठीक है, तो इन दैट केस प्रोडक्शन का प्लांट का कॉस्ट ज्यादा होता है और वर्किंग कैपिटल और भी ज्यादा होगा, ठीक है, और इसमें सब क्या है कि मार्केट लोकल मार्केट ज्यादा है और पैसा वहीं से बन सकता है। बिल्कुल। तो ऐसी चीज में अगर हमको टेक्निकल में देख सकता हूँ, बट जो गवर्नमेंट की साइड से सपोर्ट और डिपार्टमेंट से हो और हमारा वापस सपोर्ट हो जाए। आपको क्या मार्केटिंग सपोर्ट जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? टेक्निकल तो मार्केटिंग सपोर्ट की चीज है, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज अगर हम बना रहे हैं तो इसके बायर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, और हमारे एफपीओ के जो मेंबर है उसमें तो फार्मर मेंबर है वो। हाँ। तो एक और मुझे ये चीज जानना था कि तो मेरा प्रोसेस ये है कि जिसमें आरओआई ज्यादा हो, जल्दी मिल जाए, इस टाइप की अगर रिपोर्ट कॉस्ट का बनाना हो कि मैक्सिमम आउटपुट ले सके, इसमें आपकी साइड से कोई सीए सपोर्ट मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, एफपीसी का अगर कुछ इस तरह की प्रोजेक्ट तो डेफिनेटली मतलब हमारी तरफ से नहीं हुआ, आइडेंटिफाई आपको ही करना पड़ेगा, और once आपका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हो जाता है देन डेफिनेटली हम लोग उसको रेम्यूनरेशन देते हैं। ओके मैम, थैंक यू। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेक्स्ट सवाल है कार्तिक मेहता जी की तरफ से फिर से। अदरवाइज रौनक ऑल्सो कैन आस्क द क्वेश्चन। रौनक जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं जी। From True Life CBBO. हितेश भाई वोरा से भी मैंने वो हमारे एफपीओ में ही है। उनका क्वेश्चन ये था कि उनका प्रोजेक्शन स्टेज वाइज है, मीन्स फर्स्ट स्टेज क्लियर अगर सक्सेसफुली एस्टेब्लिशमेंट हो जाए, आफ्टर दैट ही विल प्रोसीड टू सेकेंड स्टेज। उनका 4 स्टेज का प्रोजेक्शन है एफपीओ का। तो क्वेश्चन ये था कि हम वो 4 स्टेज का प्रोजेक्शन है तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम में? देखिए रौनक, जो भी प्रोजेक्ट है सबसे पहले तो देखो हमारे इस स्कीम में जो हमने ये बताया, अभी उनका मुझे ये पता नहीं है कि उनके प्रोजेक्शन 4 कौन से हैं, ठीक है, स्टेजेस। अगर वो ये चाहते हैं कि भाई उनका प्रोजेक्शन इस तरह से है कि वो स्टार्टिंग फ्रॉम द कल्टीवेशन से लेके एंड आफ्टर दैट हार्वेस्टिंग और फिर प्रोसेसिंग में आना चाहते हैं, फिर मार्केटिंग में आना चाहते हैं,
तो इसमें मैं बता दूं कि हमारा जो है पीएमएफएमई स्कीम उसमें स्टार्ट होता है प्रोसेसिंग से, अगर इंडिविजुअल यूनिट है तो। अगर एफपीसी है तो हम उसमें प्रोसेसिंग प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों कवर करते हैं। तो इसीलिए हितेश जी के साथ आप डिस्कस कर लीजिए कि उनके जो है प्रोजेक्शन, उन्होंने जो 4 स्टेजेस बताई है, आइदर है कि फर्स्ट की प्रोसेस सेटअप ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट और इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट एंड देन एक्सपांशन ऑफ द प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट, क्या उनकी स्टेजेस हैं। आप उनके साथ ऐसा हो तो एक बार क्लियर कर लीजिए, एंड आफ्टर दैट ऐसा हो तो मुझसे भी आप डिस्कशन करवा लीजिए कि उनका क्या क्या स्टेप है। तो उसी हिसाब से फिर हम बता पाएंगे कि भाई उनका इतना तो पीएमएफएमई में कवर होगा, एंड प्लस थोड़ा ये भी गाइड कर सकते हैं कि ठीक है बाकी अगर जो उनको बेनिफिट चाहिए तो वो कहाँ से ले सकते हैं। जैसे डीआईसी गुजरात के अंदर जो गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 है, वो भी अच्छा सपोर्ट दे रही है इंटरेस्ट के अंदर, कैपिटल के अंदर, और उसी तरह से काफी सारी ऐसी स्कीम्स है गुजरात में जिसके अंदर की हम लोग उनको डाइवर्ट कर सकते हैं कि इतना ये पीएमएफएमई में जो कवर हो रहा है वो पीएमएफएमई में आएगा, अदर पार्ट्स को दूसरे डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। ओके ओके मैम, मैं उनके साथ डिस्कस करके एक आपसे कनेक्ट कर दूंगा। थैंक यू। थैंक यू रौनक जी। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है नगज भाई जी की आईडी से किसी ने लिखा है कि उनका कोई सवाल है, उनको सवाल पूछना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनसे कि अपने माइक को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें, नगजी भाई आईडी से। नागजी भाई आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए, आप गुजराती में बोलिए आराम से। वीसा बदर एफपीओ। चलिए जब तक वो माइक अनम्यूट करते हैं हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। मित्तल तरफ से है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनसे अपना माइक अनम्यूट करके अपना सवाल पूछे। मित्तल गवित। ओके आई गेस सर अपना सवाल पूछिए। लतीपुर फार्मर। Hello, ma'am. Good afternoon. My name is Rathod Deepak. I am CEO from LFPCL Latipur Farmer Producer Company. We want to install machinery for grading sorting business. Please kindly inform. सर आपको क्या जानकारी चाहिए? आपका सवाल समझ नहीं आया हमें। मेरा नाम राठौड़ दीपक है। मैं लतीपुर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से बोल रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट है जामनगर और क्लस्टर है रोल। हम लोग ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके लिए मशीनरी है वो वसाहत करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ी जानकारी लेना चाहता हूँ। कुलदीप जी ऐसा है जैसे मैंने बताया, अगर आप इन केस एफपीओ की तरफ से ग्रेडिंग, शॉर्टिंग एंड पैकेजिंग यूनिट लगाना चाह रहे हैं, यस इट्स एलिजिबल। बट अगर आप एज ए इंडिविजुअल ये यूनिट लगाना चाहते हैं पीएमएफएमई में तो इट्स नॉट एलिजिबल। तो अगर आप एफपीओ की तरफ से लगा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस स्कीम का पार्ट बन सकते हैं एंड एलिजिबल। ओके, थैंक यू मैम।
हेलो हेलो गुड आफ्टरनून मैम. हेलो. हेलो. हाँ मैम, it is mandatory to use the ODP on like other product, or it is mandatory to choose the same ODP of the district. So actually, I already informed that ODOP now it's only preferable, not compulsory. So अगर आपका और पहले भी previously भी इसमें कैसा था, ODOP is only applicable for the establishment of new unit, not for the existing unit. So ये थोड़ा सा कि confusion काफी ज्यादा था लोगों में. वो लोग ये सोचे थे कि ODOP existing and new दोनों पे applicable है, but no. प्रीवियसली भी इसमें ऐसा था कि एग्जिस्टिंग पे ओडीओपी नहीं एप्लीकेबल था, ओनली एंड ओनली न्यू यूनिट एस्टेब्लिशमेंट पे था. वो भी अभी प्रेफरेबल हो गया है. मींस लाइक ओडीओपी से अभी ऐसा है जो मैंने अभी बताया प्रेजेंटेशन में कि लाइक हम लोग आपको ये सपोर्ट कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल आपको कहां से मिलेगा एंड सेकेंडरी आप क्या क्या प्रोड्यूस डेवलप कर सकते हैं. ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू मित्तल जी. नेक्स्ट मैं पार्टी आप लोगों का कोई भी सवाल है आप गुजराती भाषा में भी पूछ सकते हैं, आपकी लोकल लैंग्वेज में भी पूछ सकते हैं, आप हिंदी में भी पूछ सकते हैं. जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो आप उसमें पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना जो सवाल है वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. अभी हम चैट बॉक्स से भी कुछ सवाल लेंगे. अदरवाइज आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, आप अपना हाथ उठा सकते हैं. एक हाथ का निशान आपके स्क्रीन पे होगा, उस पर क्लिक करके आप अपना हाथ उठा सकते हैं. आपके माइक को अनम्यूट की रिक्वेस्ट दी जाएगी. जी नगद जी भाई ने अपना हैंड रेज किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनसे कि जी. हेलो. जी सर. हेलो. आवाज आ रही है उसमें? आ रही है सर. हाँ बहन जी, मेरे को हमने 1 साल पहले हमारा एफपीओ गुजरात में दिसावदर में स्टार्ट किया था, और काफी एफपीओ को मैं जो ज्वाइन कर रहा हूँ तो उसमें सभी को एक प्रॉब्लम आ रही है जमीन की. पूरा जो सरकार का एफपीओ का कॉन्सेप्ट है उसमें प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात है, तो प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में काफी पैसा जमीन में जा रहा है. बैंक इसमें पैसा, जमीन लेने में बैंक पैसा दे नहीं रही है. तो जमीन लेने के अगर सरकारी कोई जमीन पड़कर जमीन है तो अगर गवर्नमेंट एफपीओ को प्राधान्य दे इसमें तो बहुत अच्छी बात होगी सर. मैडम नागजी भाई सही बात है. जमीन में जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस स्कीम में हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जमीन खुद की एनए नहीं कराना चाहते कोई बात नहीं, खरीदना नहीं चाहते कोई बात नहीं, आप वहां पे किसी भी शेड को रेंट पे आप ले सकते हैं, उसके साथ लीज एग्रीमेंट कर सकते हैं और अपना प्रोसेसिंग यूनिट आप स्टार्ट कर सकते हैं. अच्छा, तो आपके हिसाब से हम वो जो आप बता रहे हमारे अंडर में आता ही नहीं है, तो उसके लिए तो मैं कुछ भी कमेंट आपको नहीं कर सकती. तो इसी के हिसाब से हम किसान अपनी जमीन पे प्लांट लगा सकते हैं. आप अपनी जो जमीन है उस पे जब भी आप कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करेंगे तो बैंक वाला आपसे एमए मांगेगा. आपको उस जिस जगह पे लगाना है उस पे आपको एमए करवाना पड़ेगा, क्योंकि 3 फेज लाइट कनेक्शन है, जीपीसीबी है, ये सारे सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं कमर्शियल एक्टिविटी के लिए. तो जिस जगह आप लगवाना चाहते हैं उस तरह से भी आपको एमए करवाना पड़ेगा. हाँ, और मैडम एक दूसरा सवाल. हाँ, पूरे एफपीओ को मार्केटिंग में काफी प्रॉब्लम आने की शक्यता रहती है. मेरे हिसाब से बाजार है ओपन मार्केट में तो काफी बड़े बड़े जायंट लोग खड़े हैं. अगर हम हमारा छोटा सा प्रोसेसिंग यूनिट लेके जाए, अगर हमारा ब्रांडिंग करे तो उसके सामने टिकना बहुत मुश्किल है. इसमें गवर्नमेंट क्या हमको हेल्प कर सकते हैं इसमें. और एक दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट अपनी स्कीमों में जो भी माल की जरूरत रहती है तो उसके एफपीओ को प्राधान्य देना चाहिए. मान लो एफपीओ पीनट बटर बना रहा है, एफपीओ तेल बना रहा है, एफपीओ
आटा बना रहा है तो उसको गवर्नमेंट को प्राधान्य देना चाहिए, इसका क्या मानना है मैडम जी? क्योंकि पूरे शुरुआत में एफपीओ कोई व्यापारी लोग तो है नहीं, उसका बीओडी है, वो तो किसान लोग हैं सब, मार्केटिंग में काफी दिक्कत आएगी। तो मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट अपनी जो कोई रिक्वायरमेंट है खरीदी है, जैसे जेम पोर्टल में होता है, ऐसा कुछ एफपीओ को सहायता देनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल नागजी भाई। अच्छा पहले मुझे आप ये बताइए कि आपका जो एफपीओ है वो किसी सीबीबीओ के साथ जुड़ा हुआ है? हाँ, इफको के साथ है जुड़ा हुआ। तो देखिए नागजी भाई, पहली बात ये है कि इस स्कीम में जो भी सीबीपीओ है, विजय जी प्लीज आप इनकी रिक्वेस्ट को देख लीजिएगा, इनका जो भी सीबीपीओ है वो कैसे इनको मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। एंड सेकंड मैं आपको बताऊंगी जैसे गुजरात एग्रो, तो गुजरात एग्रो का ऐसा है कि हम लोग जहां तक बन सकता है अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। जैसे अभी कल ही हमने मैंगो फेस्टिवल लॉन्च किया, तो उसमें जितने भी एफपीओ के मैंगो से रिलेटेड जो भी एफपीओ थे उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीने के लिए स्टॉल प्रोवाइड करवाई है। तो इस तरह की चीजें छोटे छोटे लेवल पे हम लोग करते हैं। उसके अलावा आप अगर पीएमएफएमई स्कीम से ब्रांडिंग का बेनिफिट लेंगे, मैडम जी 1 मिनट मैडम जी, मेरा ये कहना है गवर्नमेंट इतना कुछ किसानों के लिए कर रही है, 1 लाख करोड़ रुपया का बजट आप इसमें है, तो गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें थोड़ा बहुत करना चाहिए मेरे हिसाब से। मान लो हमारे गुजरात में मध्याह्न भोजन योजना चल रही, काफी ऐसी स्कीमें हैं इसमें किसान डायरेक्ट खाने की जरूरत पड़ती है। तो मैं ये समझता हूँ अगर एफपीओ प्रोसेसिंग करे या कोई कुछ भी बनाए, इसमें अगर गवर्नमेंट खुद अपना इन्वॉल्वमेंट करे तो काफी मेरे किसानों को मार्केटिंग हो जाएगी और सरकार को सूझ इतना कुछ आप पॉलिसी लेवल पे आप बात करें। जी नागजी भाई। विजय जी, हेलो विजय जी। हेलो मीनाक्षी जी, इनका जो रिक्वेस्ट है आई थिंक इसमें म्यूचुअल वही चलेगा कि विजय जी भी जो इनके साथ सीबीबीओ जुड़े हैं उनके साथ भी डिस्कशन करें, प्लस जो क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ ऑनली पीएमएफएमई रिलेटेड ही कर रहे हैं, सो आई थिंक जितना हमारे इसमें ब्रांडिंग मार्केटिंग का सपोर्ट मिल सकता है वो प्रोवाइड कर सकते हैं इसके अंदर। एंड एडिशनली जो इनका रिक्वेस्ट है, तो काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, आई थिंक थोड़ा अगर इनको इनके सीबीबीओ के साथ मिलके अगर बैठ के बात करेंगे तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है उन प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए इनका जो है कि इनका प्रोडक्ट एक नेशनल लेवल पे आ सके, तो कैसे वो आ सकता है उस पर हम डेफिनेटली आगे जा सकते हैं। हमने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है और हमारी जो समस्या, क्योंकि इस समस्या तो एफपीओ इसको आएगी और इसको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा ना, तो साल में आगे देंगे, वरना तो 90% बंद हो जाएगा। नहीं नागजी भाई, आपको पक्का पूरा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि स्कीम के जितने भी मैंडेट हैं डेफिनेटली वो सब कवर करेंगे ही। उसके हिसाब से जो पैकेट है वो पक्का उसके हिसाब से आपको सपोर्ट तो मिलेगा ही। आपकी जो रिक्वेस्ट है वो हम लोग विजय जी के साथ भी डिस्कस करेंगे और देखते हैं इसमें कितना बेस्ट सॉल्यूशन हम लेके आ सकते हाँ हेलो, आपके सहकार से हम प्लांट भी लगा देंगे, सब कुछ सेम हो जाएगा, मगर मार्केटिंग का सभी एफपीओ को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अच्छे 6-7 पहले का जो एफपीओ है वो भी मार्केटिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मार्केटिंग में ही सबको दिक्कत आ रही है। तो मेरे ये आपके गुजारिश है, आप सिर्फ इसी बात पे ध्यान दीजिए, एफपीओ खूब आगे बढ़ेंगे। नहीं बिल्कुल जी भाई, हम इस पे मतलब हमारी तरफ से तो कोशिश कर ही रहे हैं। यहाँ से हम लोग जितना हो सकता है मार्केट कैसे चैनल डेवलप किए जाए वो हम कर ही रहे हैं, बट इसकी जो पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो आई थिंक हम लोग विजय जी से मिलके बात करके आपका जो सीबीबी है उसके साथ डिस्कस करके और सॉर्ट आउट करेंगे।
हाँ हाँ, क्योंकि अगर दूसरे क्षेत्र में क्या होता है मैडम, जो जो भी प्राइवेट कंपनियां होती है या बहुत बड़े क्या बोलते हैं कॉरपोरेट क्षेत्र के जो लोग हैं, उसका सामना एफपीओ नहीं कर सकता मैडम, मार्केटिंग में नहीं कर सकता। अगर इसको कोई भी कुछ थोड़ा बहुत आधार मिलेगा तो ही चलेगा, मेरा ऐसा मानना है मैडम। थैंक यू वेरी मच। सर एक बार आप अपना नंबर भी मेरे को नोट करवा दीजिए। हाँ, 98248 98248 41162। 41162। हाँ, नागजी भाई भायानी। ठीक है, ठीक है हाँ, एफपीओ का चेयरमैन हूँ मैडम। जी। सर हम फॉर श्योर आपको कांटेक्ट करेंगे और आपकी जो ये परेशानी है इसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं विजय रावत जी से कोऑर्डिनेट करके आपको संपर्क करूंगी। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। अगला किसी का सवाल, एनी पार्टिसिपेंट्स हैव एनी क्वेश्चन? अभी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज जी। संगीता राजपूत का सवाल है। मैम अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही? हेलो जी आ रही है। हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन और था कि जो आपने अभी बताया कि एफपीओ का लैंड होना चाहिए, वो जो अगर मान लो सपोज खुद की नहीं होती है, अगर वो लेते हैं लीज पे, तो कितने साल तक की होनी चाहिए मैम? देखिए हमारे स्कीम के हिसाब से ऐसा है 5 ईयर का आपका लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। बट जनरली मैं देख रही हूँ कि जो भी एफपीओ या ऐसे बड़ा यूनिट जो होता है वो जब भी लेता है तो वो 10 to 15 ईयर का लेता है, क्योंकि एक बार आप जब बिजनेस एस्टेब्लिश करने की सोच रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म नहीं होता है, वो लॉन्ग टर्म ही होता है। स्कीम के हिसाब से आपका 5 साल होना चाहिए। 5 साल का मिनिमम, 5 साल का होना चाहिए ना? होना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू। संगीता जी। हाँ जी मैम, धन्यवाद। नो थैंक्स मैडम। ज्यादातर जिन लोगों ने हमारे चैट बॉक्स में इनिशियली सवाल लिखे हैं वो ज्यादातर पीपीटी शेयर करने के बारे में या फिर डीआरपीस के कॉन्टैक्ट शेयर करने के बारे में है। जैसा कि मैम ने आपको पहले भी बताया कि डीआरपी की पूरी लिस्ट आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको दे दी जाएगी। मैं ये लिस्ट विजय रावत जी को प्रोवाइड करूंगी एंड वो आपसे कनेक्ट होके आपको ये लिस्ट दे देंगे। इसी के साथ में जिस पीपीटी से मैम ने आज आपको पीएमएफएमई स्कीम के बारे में बताया है, ये प्रेजेंटेशन भी आप लोगों तक पहुंच जाएगी। सो इन सब चीजों की चिंता ना करते हुए अगर आपका कोई और सवाल रह गया है तो आप वो पूछें, क्योंकि हमारे स्पीकर अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जी एक और सवाल आया हमारे पास अक्षर मैम जी। यूजी गिर सोमनाथ से मैं जतिन इसी से। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए सर। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास ऑलरेडी 400 यार्ड का सेट तैयार है, मगर एनए नहीं किया है, तो क्या इस जगह को एफपीओ को मैं भाड़े दे सकता हूँ? अक्षर जी, एक्चुअली में अगर कमर्शियल एक्टिविटी कहीं पे भी होती है तो एनए कंपल्सरी है, क्योंकि बैंक आपको विदाउट एनए लोन पास नहीं करेगा। अगर एफपीओ अपनी तरफ से कुछ मतलब वो किसी स्कीम का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं, जस्ट आपकी लैंड लेना चाहते हैं, अलग मैटर है, बट इस स्कीम के पार्ट के लिए एनए कंपल्सरी है। ओके ओके, थैंक यू मैम। अक्षर जी, नाउ आई थिंक हमारे पास और कोई सवाल नहीं है। देयर इज नो हैंड रेज, किसी ने अपना हाथ नहीं उठा रखा है। चैट बॉक्स में भी हमारे पास कोई सवाल नहीं है, तो इट्स बेटर टू कंक्लूड।
इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हुए ये आशा करती हूँ मैं कि जितना भी आपको एसएनए गुजरात की टीम ने, संजू मैम की टीम ने और संजू मैम ने जितना भी आपको पीएमएफएमई स्कीम के बारे में बताया है, उसके लाभ के बारे में बताया है, वो आप अपने बिजनेस में एग्जिस्टिंग या फिर आप अपना नया अगर शुरू करना चाहते हैं, उसमें आप उसका भरपूर लाभ उठा सके और उसको अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में इम्प्लीमेंट कर सके। ऑल्सो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सब पार्टिसिपेंट से कि अगर आप किसी कारणवश या फिर नहीं कर पा रहे हैं या फिर अगर आपने अप्लाई कर दिया है पीएमएफएमई स्कीम के बारे में, तो आप ये जानकारी अपने आसपास दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश यही है कि जितने ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकते हैं उतने ज्यादा लोगों को इस स्कीम का लाभ उठाना चाहिए और इसका सपोर्ट लेना चाहिए। मैं अपनी मेल आईडी चैट बॉक्स में डाल रही हूँ। इन केस अगर आपका कहीं पे भी आपको आपके जो क्वेरी है या फिर आपका जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, आप कहीं पे भी परेशानी देख रहे हैं या फिर कोई आप कहीं से आपको मदद नहीं मिल रही है, आप मेरी मेल आईडी पे एक मेल लिख सकते हैं। उसी के ही साथ विजय रावत जी ने भी अपनी मेल आईडी चैट बॉक्स में शेयर की है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो मेल आईडीज दोनों नोट कर लें और आपका अगर कहीं पे भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है या आप ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप प्लीज हमें मेल लिखें। वैसे तो मुझे पूरी आशा है कि गुजरात टीम बहुत एक्टिव है और वो ऐसा कभी इशू नहीं आएगा कि आपको बियॉन्ड द बाउंड्री जाके आपको हमें कांटेक्ट करना पड़े, बिकॉज दे आर वेरी एक्टिव। वो बहुत एक्टिव है, आपको ग्राउंड लेवल पे काफी सपोर्ट दे रहे हैं। बट फिर भी अगर आपका सवाल कहीं पे नहीं सुना जा रहा है या आपको दिक्कत आ रही है किसी को संपर्क करने में, आप हमें मेल लिख सकते हैं। और आशा करती हूँ कि आप सभी को इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। उसी के ही साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी गुजरात टीम का, स्पेशली संजू मैम का, फॉर गिविंग अ वंडरफुल सेशन। एंड मैम मतलब आपने इतने अच्छे से बताई है, मुझे लगता है कि नॉन गुजराती वो सबको बहुत अच्छे से समझ में आए। मतलब ग्राउंड लेवल पे भी अगर फेस कर रहा है तो आई होप सपोर्ट करेगी और जितना ज्यादा हो इसमें एप्लीकेशन। थैंक्स मीनाक्षी जी, थैंक्स विजय जी। एक्चुअली पीएमएफएमई स्कीम को गुजरात में बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग इंडिविजुअल पे तो वर्क कर ही रहे थे, ग्रुप में जो हमारी कमी थी वो आज आप लोगों ने पूरी कर दी कि इतने सारे ग्रुप्स को आपने एक साथ इनवाइट किया और उनको एक साथ हमने पीएमएफएमई का जो बेनिफिट है वो उनको बताया। तो डेफिनेटली हम अब श्योर हैं कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन ग्रुप्स पीएमएफएमई में काफी इंक्रीज होने वाला है। तो मैं आप लोगों को थैंक्स कह रही हूँ कि इससे हमें काफी बेनिफिट होने वाला है। और ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इनमें से कोई क्वेश्चन रेज हो और हम लोग हेल्प ना करें। डेफिनेटली जितना हो सकेगा हम लोग इनके साथ पूरा जो ऐसा होगा तो हम लोग इनके पास विजिट भी करके आएंगे। बाकी डीआरपी के साथ तो हम कांटेक्ट में रहते ही हैं, सो जहाँ कहीं इनको जब भी जरूरत है हमारा डीआरपी वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। Thank you. Thank you, ma'am. Also for coordinating with Nistim for conducting this office. I hope भी हेल्प करेगा so that आप लोगों से कनेक्ट हो सके। हाँ दीपिका जी, ये भी मैं बताना चाहूंगी, हमारी जो एफपीयू सेल है, जो एफपीयू यहाँ पे बन रहे हैं, वो भी टीम क्योंकि आज पूरी की पूरी हमारे साथ यहाँ पे प्रेजेंट रही पूरे सेशन के ड्यूरेशन में, तो जितने एफपीयू इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी, प्लस जो इंडिविजुअल अगर कोई चाहता है कि मुझे एफपीयू नहीं इंडिविजुअल पे लेना, तो भी मैं आज इसीलिए इस टीम को यहाँ पे साथ में लाई थी ताकि कि ये लोग भी इस स्कीम का पूरा इंफॉर्मेशन ले एंड मैक्सिमम क्वेरीज जो है वो हमारे लेवल से सॉर्ट आउट हो सके। तो मैं इन हमारी जो टीम है एफपीओ सेल की उसका भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आज उन्होंने अपना टाइम अलग से निकाला है, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी इनकी टीम बिजी रहती है, काफी सारे एफपीओ हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो नहीं, इवन मैम ये पूरी टीम का तो खैर मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगी, स्पेशली जैसा हमारा ये सेशन पहले होने वाला था बट शेड्यूल हो गया क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि
लॉन्च किया है जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बेसिकली वो उन्हीं की मदद के लिए है, उन्हीं के मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए है। तो मुझे वो सुन के भी मतलब इसको हम शायद 2 दिन बाद भी रीस्केड्यूल कर सकते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट क्योंकि आप मतलब आप इतने एंथुसियास्टिकली लोगों की मदद कर रहे हैं, मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि नॉट इवन एज अ पीएमएफएमई स्कीम के लिए, दूसरी चीजों के लिए भी उन लोगों को मदद मिल रही है और इतनी एक्टिव है टीम वहां पे। तो मैं आप सभी टीम मेंबर्स का भी धन्यवाद करती हूँ और स्पेशली मैम का भी कि उन्होंने इतने बिजी स्केड्यूल से अपना टाइम निकाल के और ये सेशन डिलीवर किया है जी। So now I conclude this session. के सवाल और क्वेरी किया जा चुका है। हमने अपनी मेल आईडी पे चैट बॉक्स दे दी है और डीआरपी की डिटेल्स और पीपीटी के बारे में आपको विजय रंगत जी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, हम सारी डिटेल्स देंगे, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू। क्यों भाई, आजकल काफी व्यस्त दिखते हो। हाँ भाई, मैंने फूड प्रोसेसिंग का अपना काम शुरू किया है। वो कैसे? प्रधानमंत्री एफएमई योजना की मदद से, जिससे मुझे मिला 35% सब्सिडी वाला सस्ता लोन और तकनीकी सहायता भी। मैंने अपने साथ गांव के कई किसानों को भी जोड़ लिया है। सच में सबका विकास की प्रधानमंत्री जी की ऐसी ही सोच से हम सबको मिल रही है मदद और अवसर। वाह भाई, मैं भी इस योजना का लाभ लेना चाहता हूँ। तो आज ही पीएमएफएमई पोर्टल pmfme.mofpi.gov.in पर आवेदन करो। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू पीएमएफएमई स्कीम के साथ अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर उपलब्ध है।